चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसका जो डिविडेंड डिसीजन है वो सीधा स्ट्रेटली, मतलब ऐसे ऐसे नहीं जा रहा है, स्ट्रेटली किस चीज से रिलेट करता है, तो वो है सर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन तो चलो है ही, टाइप्स ऑफ डिसीजन तो ये मतलब ये जनरल हो गया ना। मैंने कहा कि डिविडेंड डिसीजन किस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव से डील कर रहा है, तो वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, तो एक तरीका है, उस तरीके के बारे में हमने थोड़ी सी बात की हुई है। कैसे, हमने कहा सर हमारी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जर्नी शुरू हुई वो कुछ ऐसे शुरू हुई थी कि कंपनी ने सबसे पहले फंड्स लाए, फंड्स प्रोक्योर किए, ठीक है ना। सर इसके लिए हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे, कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। फंड्स प्रोक्योर किए और उसके बाद मैंने इन फंड्स को अप्लाई किया, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। तो ये पैसा जब मैंने इन्वेस्ट किया तो हमने बात करी थी कि सर हमने इस पैसे को दो लेवल पे इन्वेस्ट किया। कौन से दो लेवल पे इन्वेस्ट किया, जल्दी से बताना तो। हम्म जब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया तो एक तो यश ने आंसर दिया जी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए ज्यादा बेटर है, WCM को ना लिखते हुए मैं लिखूं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। और दूसरा जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे, जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स थे, ठीक है ना। देखिए जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में मैंने पैसा लगाया होगा तो मैंने एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स वाले यहीं कवर कर लिए होंगे, और जब वर्किंग कैपिटल फाइनेंस किया होगा तो मैंने यहाँ पर अपने सारे करंट एसेट्स फाइनेंस किए होंगे, ठीक है ना। तो बड़े काम को करने के लिए मैंने मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब लिया होगा। और वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने डेटर्स, कैश एंड स्टॉक, इन सबको मैंने फाइनेंस किया होगा। तो यहाँ पर सब कुछ कवर हो चुका है, ठीक है ना। एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट अलग अलग नहीं आएगा, तो पिक्चर को बड़ा ही क्लियर रखना है अपने पास। तो फंड्स का प्रोक्योरमेंट हो गया, दैट इज फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट हो गया। अब बात आती है कि सर जब हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल की नॉलेज के साथ अपने फंड्स को प्रोक्योर किया था, तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको हमने इंटरेस्ट के माध्यम से रिटर्न दे दिया होगा, जो कि जनरली होते हैं डेट फंड्स। फिर हमने कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम डिविडेंड देते हैं, डिविडेंड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम पहले डिविडेंड देके काम खत्म कर देते हैं, जो कि होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है। और आखिरी में कुछ लोग ऐसे बचते हैं जिनको हम डिविडेंड देते हैं, जो कि होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। और इन्हीं के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की शपथ हमने ली थी जब हमने काम शुरू किया था, इन्हीं के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की शपथ हम लोगों ने लेकर काम अपना बिजनेस शुरू किया था, ठीक है। बात ये आती है कि जब हम इनको डिविडेंड दे रहे हैं, जब हम इनको यहाँ पर ये डिविडेंड दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो समझने वाली बात है और सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि क्या डिविडेंड देने से इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है। सोचो, क्या ये सही क्वेश्चन नहीं है टू पुट आउट। अगर डिविडेंड देकर इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो ही नहीं रही है तो हम डिविडेंड क्यों दें। तो आंसर दो ही हो सकते हैं यहां पर, यस या नो, ठीक। जो लोग कहते हैं यस, वो कह रहे हैं दैट इज डिविडेंड इज वेरी मच रेलिवेंट टू डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे हो रही है, जब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बढ़ रहा है तभी तो हो रही है। डिविडेंड इज इररेलेवेंट टू डिटरमाइन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, यस। इसका मतलब पूरा का पूरा चैप्टर हमारा दो भाग में बटा हुआ है। पहला डिविडेंड रेलेवेंस थ्योरी एंड सेकंड डिविडेंड इररेलेवेंस थ्योरी। क्लियर। अब डिविडेंड क्या होता है, तो डिविडेंड का बड़ा सिंपल सा मतलब है दैट इज रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन द कैपिटल प्रोवाइडेड बाय प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स।
क्योंकि प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड ही दिया जाता है, भले ही वो एक फिक्स्ड अमाउंट क्यों ना हो, उसको भी हम डिविडेंड ही कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिविडेंड, ठीक है ना, एंड डिविडेंड डिसीजन, देन अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिविडेंड डिसीजन, देन व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड, देन व्हाट आर द वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड, एंड देन द थ्योरीज ऑफ द डिविडेंड डिसीजन। तो सर डिविडेंड डिसीजन में हमें कौन कौन से मॉडल्स को डिस्कस करना है, तो एमएम अप्रोच है, वॉल्टर मॉडल है, गॉर्डन मॉडल है, लिंटर मॉडल है। ठीक है, कोई और कई सारे और भी मॉडल्स थे ओल्ड सिलेबस में जिनको हटा दिया गया है, ठीक है ना। बट अब जो हमें पढ़ना है हम उसी को पढ़ेंगे, जो हम हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है उस पर डिस्कशन भी करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। सबसे पहले सर हमें ये पता है कि किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तीन ही फंक्शन है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। ठीक है, इसके बाद सो फार वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द फर्स्ट टू डिसीजंस, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट. In this chapter, we will discuss the dividend decision, which is one of the most important areas of the management decisions. Dividend decision is easy to understand but difficult to implement. क्यों? क्योंकि सर ये हम पता नहीं लगा पाते कि एक्चुअली में क्या वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है इक्विटी शेयर होल्डर की। ठीक है ना, कैसे समझे? लेट्स से X Limited, which is continuously paying dividend at a normal growth rate, earns huge profit this year. Now the management have to decide whether it should continue to pay the dividend at a normal rate or to pay at an increasing rate. अब क्यों है ऐसा डिलेमा? सर सोचने वाला ये सोच सकता है कि अगर मैंने मान लीजिए इस साल अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को बढ़ा के डिविडेंड दिया, तो अगले साल भी मेरे शेयर होल्डर्स यही बात एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उनको बढ़ा हुआ डिविडेंड हर साल दूंगा। आपसे एक्सपेक्टेशन तो हो ही जाती है। सोच के देखो, मान लीजिए मैं कंपनी हूं और आप सभी लोग मेरे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है ना। तो मेरी कंपनी में 15 शेयर होल्डर्स हैं और मैं ये कह रहा हूं कि आज तक मैंने आपको 10% पे डिविडेंड दिया और इस साल मैं आपको 15% का डिविडेंड दूंगा। तो नेक्स्ट ईयर व्हाट वुड बी योर मिनिमम रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कंपनी फॉर द डिविडेंड? 15%। अब लेट्स से मान लीजिए अब नेक्स्ट ईयर मैं कह रहा हूं मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम तो आपने जो पिछले साल दिया था वही दीजिए, बट लेट्स से अगले साल मेरा उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जितना पिछले साल हुआ था, तो वहां पर कंपनी के पास एक लाइबिलिटी आ जाएगी कि भाई इनको उतना ही दें जितना हमने पिछले साल दिया। ठीक है ना। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सर हमने ये बात जाना है अभी तक कि किसी भी एसेट का, किसी भी सिक्योरिटी का आज प्राइस कैसे निकाला जाता है? सर द वैल्यू ऑफ एन एसेट टुडे इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। याद है हमने ये पढ़ा है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने पढ़ा था। तो मैंने कहा कि जब आज मैंने 15% के ऊपर अपना डिविडेंड दिया होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो मेरे आज के मार्केट प्राइस की वैल्यूएशन तो उस पर ही होनी चाहिए लॉजिकली। बट मान लीजिए मैंने अगले साल उतना डिविडेंड नहीं दिया जितना 15% जो एक्सपेक्ट कर रहे थे शेयर होल्डर्स, तो दो तरीके का एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे कि भाई पिछली बार तो 15 दिया था, इस बार क्यों नहीं दिया, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कम हुआ। दूसरा, मार्केट वैल्यूएशन भी तो चेंज हो जाएगी, मेरे प्राइस की मार्केट वैल्यूएशन भी तो चेंज हो जाएगी, ऐसा नो। तो ये दोनों ही एक एडवर्स इंपैक्ट मेरे शेयर के ऊपर, शेयर की वैल्यूएशन पे पड़ सकता है, और यही तो डिलेमा है। ठीक है ना। क्या लिखा है? If the management decides to pay a higher dividend, then it might be possible that next year the company will not achieve such higher growth rate, resulting in a lower dividend payment in comparison to previous year. However, if the company decides to stay on the normal rate of dividend, then surplus amount of the retained earnings would remain idle, which will result in overcapitalization, and if no other opportunity exists to utilize the idle funds. तो कहने की बात ये कि यहां पर कंपनी के पास मान लीजिए ये टम्बलर है एक, और इस टम्बलर में प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट है, कौन सा प्रॉफिट? विच इज अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना। कंपनी को यही डिसाइड करने में सबसे ज्यादा तकलीफ है कि इसका कितना प्रतिशत हम डिविडेंड दें और कितना प्रतिशत रिटेन्ड अर्निंग्स रखें। तो एक तरीका यह है सोचने का कि अगर कंपनी के पास जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उससे ज्यादा रिटर्न देने वाला अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो हमें मैक्सिमम फंड्स रिटेन करने चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं है तो हमें डिविडेंड दे देना चाहिए। बट ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, सोच के देखो कंपनी के लिए कि आज मैं कैसे डिसाइड करूं कि आने वाले पूरे साल भर में मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगी जो मुझे केई से ज्यादा रिटर्न देती ही रहेंगी। तभी तो लिखा गया कि डिविडेंड डिसीजन समझना आसान है, इंप्लीमेंट करना
मुश्किल। यहां तक बात क्लियर है सभी को? यस। नाउ जब हम डिविडेंड डिसीजन का डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको एक बात समझनी चाहिए कि यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को इफेक्ट करने के लिए एक सिंगल फैक्टर है जो कि है डिविडेंड, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो यहां अभी तक तो मुश्किल था ही, अभी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएं तो और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ये बात समझ में आ गई कि सर प्रैक्टिकली तो और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को इफेक्ट करते हैं। सिर्फ डिविडेंड ही एक सोल फैक्टर नहीं है टू इंपैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। बात समझ में आ गई सभी को? दो थ्योरीज है हमारे पास, एक मैंने बता दिया रेलेवेंस थ्योरी और एक इररेलेवेंस थ्योरी। जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर में एमएम अप्रोच थी, इररेलेवेंस थ्योरी यहां पर भी एमएम अप्रोच ही है इररेलेवेंस थ्योरी देने वाली। ये कहते हैं कि डिविडेंड को देने से आपके मार्केट प्राइस शेयर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो बाकी के दो मॉडल्स हैं, दैट इज वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल और लिंटर्स मॉडल, ये कहते हैं कि जी डिविडेंड देने से आपके मार्केट प्राइस पे फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, मीनिंग ऑफ डिविडेंड क्या बोला सर? डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब क्योंकि यहां पर शेयर होल्डर्स लिखा है तो यहां पर प्रेफरेंस भी आ जाएंगे, इक्विटी भी आ जाएंगे। ठीक है? Further, profit earned by the company after paying the taxes can be used for distribution of dividend and retaining as surplus for future growth, retained earnings और dividend। तो पैट का दो हिस्सा है, एक तो डिविडेंड और एक रिटेन्ड अर्निंग्स। तो ये बात हमें हमेशा मानकर चलनी है कि ये होगा ही होगा। कंपनी को पैसा चाहिए होता है अपनी ग्रोथ को पुश करने के लिए। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में जब हमने ग्रोथ के दो तरीके समझे थे निकालने के ग्रोथ के, तो एक एवरेज फॉर्मूला था और एक रिटेन्ड अर्निंग्स अप्रोच था। ठीक है ना? जिसमें हम ये समझ रहे थे कि सर फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? बी इंटू आर। इसमें बी क्या था? रिटेन्ड अर्निंग्स का परसेंटेज, कि हमने आज के करंट प्रॉफिट्स में से कितना परसेंटेज रिटेन किया है, और आर क्या था? रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? चलिए, फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड। तो फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड में हमारे पास कंपनी अगर कैश में पैसा दे देती है तो उसे कहते हैं कैश डिविडेंड, जो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल एंड सबसे ज्यादा जनरल तरीका है डिविडेंड देने का किसी भी कंपनी का। ठीक है? तो कंपनी हमारे फेस वैल्यू पे डिविडेंड को कैलकुलेट करती है और हमारे पास जितने शेयर होते हैं उसके हिसाब से हमारे अकाउंट में वो पैसा भेज देती है। दूसरा तरीका है शेयर रीपरचेस का। ठीक है ना? बाय बैक करना। ठीक है? तो बाय बैक का क्या मतलब है? सर हमने पैसा नहीं दिया है कंपनी को बट मेरे शेयर्स बढ़ गए। तो जब कंपनी बाय बैक करती है शेयर, अपने ही शेयर को यूजिंग सरप्लस अमाउंट ऑफ कैश, तो उसे कहा जाता है शेयर डिविडेंड। ठीक है ना? या नॉन कैश डिविडेंड। द bought back shares as above can be classified as treasury shares which are kept for reissuance in the future or cancelled shares if they would be retired from the issued share capital। ठीक है ना? तो हमने बायबैक करा और बायबैक करने के बाद क्या बोला कि भाई आपको हमने आपके शेयर के बदले क्या दे दिया? पैसा दे दिया। ठीक है ना? अब यहां पर एक और भी चीज आ सकती है जिसको हम जानते हैं बोनस के नाम से, बोनस शेयर्स। तो बोनस शेयर्स भी हमारा एक नॉन कैश डिविडेंड का ही रूप है, जहां पर हम शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर्स अलॉट कर देते हैं बिना उससे कुछ पैसा लिए, बिना उससे कुछ पैसा लिए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। स्टॉक डिविडेंड, जैसा मैंने अभी बताया, बोनस शेयर। ठीक है ना? तो बोनस शेयर भी क्या है? सर पैसे बिना लिए हमने क्या किया है? आपको शेयर अलॉट कर दिया है। तो कंपनी को कोई भी एडिशनल कैश नहीं मिलता है बट इशूड नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यस? इसका प्रभाव क्या पड़ता है? सर इसका इफेक्ट पड़ता है डाइल्यूशन। ठीक है ना? किस चीज में? सर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में डाइल्यूशन। आइए समझते हैं। लेट्स से कंपनी एबीसी लिमिटेड के पास 3 शेयर होल्डर्स हैं, या 4 ले लेते हैं, चलो 4। ए, बी, सी एंड डी, ये 4 शेयर होल्डर्स हैं। इन चारों शेयर होल्डर्स में के पास अभी 1000, 500, 500 और 1000 शेयर्स हैं। ठीक है? बोनस शेयर्स हमने बांटा है कितना? 1:10 का। तो जिस जिसके पास 10-10 शेयर होंगे उसको उतने उतने शेयर मिलेंगे। तो मैंने कहा सर बोनस से पहले, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ परसेंटेज ऑफ कंट्रोल। तो अगर हमारे पास कितने शेयर हैं? 3000 शेयर हैं, तो
एक काम करते हैं, इनको सभी को 1000 कर देते हैं, तो ईज ऑफ कैलकुलेशन हो जाएगी 1000 1000, तो 4000 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो 25%, 25%, 25% एंड 25% बिफोर बोनस। अब मान लीजिए कंपनी ने बोनस दिया 1/10 का, तो यहाँ पे 100 शेयर, यहाँ पे 100 शेयर, यहाँ पे 100 शेयर, और यहाँ पर भी 100 शेयर, 100 शेयर सबको मिल गए, क्योंकि बोनस तो हमेशा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है। ये सर नो? हाँ, तो हमने क्या कहा कि सर अब कितना हो जाएगा, 1100, 1100, 1100, 1100, टोटल कितना हो गया 4400। अभी देखना कितना परसेंटेज आ रहा है कंट्रोल, 1100 डिवाइडेड बाय 4400, तो अभी भी तो 25% ही आ रहा है सभी का। तो डाइल्यूशन हुआ क्या? तो डाइल्यूशन हुआ क्या? नहीं, जिसका जितना था उतना ही है। तो सर बोनस से डाइल्यूशन कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना, डाइल्यूशन नहीं होता है। क्या ऐसा करने से मेरा कंपनी का जो ईपीएस है वो घट जाएगा? हाँ। क्यों सर? क्योंकि ईपीएस के अंदर बोनस देने से कंपनी जब बोनस बांटेगी तो कंपनी को कोई नए एडिशनल कैश तो मिल नहीं रहा है, जिसको वो इन्वेस्ट करके अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी, बट जो शेयर्स इशू करे हैं वो बढ़ जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे। और क्योंकि मेरा पैट सेम रहा, बट मेरा जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, देयरफॉर ईपीएस विल रिड्यूस। ठीक है ना, तो बोनस देने से ईपीएस आपका कम हो जाता है। क्लियर है ये बात? हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हमने 3 बातें पढ़ी टाइप्स ऑफ डिविडेंड में। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या कि एक तो कैश डिविडेंड है सर, एक है बायबैक, और एक है स्टॉक डिविडेंड। ठीक है ना। अब सर कुछ कंडीशंस होती हैं स्टॉक डिविडेंड की और बोनस की, ठीक है ना, दैट इज बायबैक करने की या फिर बोनस की, दोनों की ही कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। ये तो हमने कंपनी लॉ में ऑलरेडी पढ़ी रखा है। चलिए, अब सिग्निफिकेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, तो क्यों जरूरी है डिविडेंड पॉलिसी होना? तो इससे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन पे क्या प्रभाव प्रभाव पड़ेगा? तो डिविडेंड पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज गवर्न्ड बाय लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन। मतलब अगर हमको ये पता है कि सर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज हैं लॉन्ग टर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर यहाँ पर मैं डिविडेंड कम दूंगा। इस केस में ये भी हमने बात करी थी कि अगर केई से ज्यादा रिटर्न देने वाली कोई अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास अवेलेबल है, तो वो कंपनी क्या चाहती है कि सर हम पैसा रिटेन करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर है सभी को? क्या लिखा है यहाँ पर? एज वी नो दैट one of the financing option is equity. Equity can either be raised externally through issue of new equity shares or can be generated internally through retained earnings. For equity, retained earnings are preferable as they do not involve any flotation cost. तो retained earnings के को रेस करने के लिए या पैसा वहां से लाने के लिए हमें फ्लोटेशन कॉस्ट का खर्चा नहीं करना पड़ता. But whether to retain or distribute profits forms the basis of the decision. Further, payment of cash dividend reduces the amount of funds required to finance profitable investment opportunities and thereby restricting its financing options. तो अगर मैंने डिविडेंड दे दिया तो जो सरप्लस कैश अवेलेबल था कंपनी के पास वो कम हो गया, और इस वजह से मैं कंपनी में पैसा और नहीं डाल पाऊंगा, या फिर मैं जो ऑप्शंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मेरे पास, उसमें मैं पैसा नहीं लगा पाऊंगा. ठीक है. दूसरा डिसीजन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. अब इसके बारे में तो हमने बात ही शुरू करी है अपनी, है ना, अपना डिस्कशन ही हमने यहां से शुरू किया था. अंडर दिस डिसीजन we are facing the problem as to what amount of dividend shall be distributed, that is what should be the dividend payout ratio in relation to the market price of the share. Because of the market imperfections and uncertainty, shareholders give importance to near dividends rather than future dividends and capital gains. Payment of dividend influences the market price of the share directly. Higher dividends increase the value of the shares and lower dividend decreases it. ये हमने डिस्कस किया था. जहां पर डिलेमा की बात करी थी हम लोगों ने, हमने यही तो बात की थी कि सर अगर इस साल हम 15% का रिटर्न दे दें, डिविडेंड दे दें, तो अगले साल भी तो वो मिनिमम इतना ही चाहेंगे. तो देयरफॉर वी नीड अ वेरी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हाउ मच टू रिटेन एंड हाउ मच टू पे. और यही तो बात हमने यहां पर भी लिखी थी कि सर वो जो टम्बलर था जिसमें प्रॉफिट भरा हुआ था, उसका कितना प्रतिशत डिविडेंड दें, कितना प्रतिशत रिटेन करें. ठीक है ना. चलिए, when the firm increases its retained earnings, shareholder dividends decreases and consequently the market price is affected.
use of retained earnings to finance profitable investment increases the future earnings per share. This is because shareholders expect the profitable investments made by the company may lead to a higher return for them in the future. On the other hand, increase in dividends may cause the firm to forego investment opportunities for lack of funds and thereby decrease the future earnings per share. अब देखिए दोस्तों, यहां पर फिर से हमें एक बात समझनी है सर, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में है और एक वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है। क्लियर? ये बात हमें पता है, जल्दी से बताएंगे। अच्छा, अगर तो ऐसा है तो दोनों की ही अप्रोचेज में डिफरेंस है, दोनों की ही अप्रोचेज में बहुत फर्क है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे है तो मुझे ज्यादा डिविडेंड अभी चाहिए कि बाद में? सभी लोग कह रहे हैं सर अभी। क्यों? क्योंकि सर मुझे तो शॉर्ट टर्म से मतलब है, मैं तो इस कंपनी में इन्वेस्टेड ही सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए हूं। तो वहां पर उस शेयर होल्डर को ये चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी ज्यादा डिविडेंड मिले एंड कुछ समय बाद मैं इस शेयर को बेचकर अपना प्रॉफिट जितना मुझे चाहिए मैं कमा लूं। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो उसका पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट रहेगा। वो कहेगा कि अगर कंपनी आज पैसा मुझे डिविडेंड के रूप में नहीं देकर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगाती है जो कि मेरे लिए आगे चल के ज्यादा फायदेमंद रहेगा, तो मैंने कहा कि सर वहां पर उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आज डिविडेंड कम भी मिलेगा तो भी वो इतना ज्यादा दुखी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पैसा रोक कर कंपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में पैसा लगाएगी और मुझे आज नहीं तो कल ज्यादा रिटर्न देगी, ज्यादा डिविडेंड देगी, चाहे कैपिटल गेन्स के माध्यम से चाहे डिविडेंड के माध्यम से। अब रिलेशनशिप बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स एंड ग्रोथ, ये तो हमें पता ही है दैट द ग्रोथ फॉर्मूला इज इक्वल टू B into R, where B is nothing but the retention ratio. That is how much percentage of the profits per share you have retained. तो इसको मैं कह सकता हूं 1 minus DPS, सॉरी 1 minus DP, डिविडेंड पे आउट रेशियो, है ना। इसका मतलब अगर 1 रुपए में से मैंने 60 पैसा डिविडेंड बांट दिया है तो 40 पैसा मैंने अपने पास रिटेन किया है। दैट मीन्स 40% इज माई रिटेंशन रेशियो एंड 60% इज माई डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है ना। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जितना भी रिटर्न अर्निंग्स मैंने इन्वेस्ट किया उस पर मुझे क्या ROI मिल रहा है, अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड रूप में देखूं तो वही मेरा ग्रोथ रेट भी है, वही मेरा ग्रोथ रेट भी होने वाला है। ठीक है ना। चलिए फटाफट से हम इस एग्जाम्पल को करने वाले हैं। आइए, सपोज देयर आर टू कंपनीज A Limited and B Limited having capital employed 50 lakhs in terms of equity 100 each earning 20%. Both have the same capital structure and same ROI but different dividend policy. A Limited distributes 100% of its earnings, whereas B Limited distributes only 50%. Now, considering other things to remain same, position of both the companies during the next year will be, कंपनी A ने अर्निंग की 20%, तो 50 लाख का 20% कितना हुआ? 10 लाख। इसमें से हमने डिविडेंड भी कितना बांट दिया? 10, तो रिटेन्ड अर्निंग्स है 0। नेक्स्ट ईयर कैपिटल मेरा कितना रहा? 50 लाख, और मेरी जो कैरी फॉरवर्ड हुई होगी रिटेन्ड अर्निंग्स वो 0 है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कितना रहा? 50 लाख। और अगले साल भी मेरी जो अर्निंग्स रही वो क्या रही सर? 10 लाख की ही, क्योंकि 50 लाख ही मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है और उस पर मैं कमा कितना रहा था? 20%। तो पिछले साल भी 20% ही कमा रहा था, इस साल भी 20% कमा रहा था, किसका? 50 लाख का। तो पिछले साल भी मेरा प्रॉफिट 10 लाख, इस साल भी मेरी प्रॉफिट कितनी? 10 लाख। बट वहीं बी लिमिटेड के केस में आज दैट इज पिछले साल में 50 लाख पे 20% कमाया और 5 लाख दैट इज 50% मैंने डिविडेंड बांट दिया, तो 50% मैंने पैसा रोक लिया। तो अगले साल मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल था 50 लाख और रिटेन्ड अर्निंग्स जो मैंने पिछले साल रोक ली थी वो है 5 लाख। तो इस साल मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ? 55 लाख का, और इस पे 20% कमाया तो 1 लाख रुपए मैंने अधिक कमाया एज कंपेयर टू ए लिमिटेड। और यही 1 लाख तो मेरा ग्रोथ है, यही तो मेरा 1 लाख ग्रोथ है। अब चाहे आप इसको ऐसे समझें कि 10 लाख का 10% दैट इज एडिशनल प्रॉफिट 1 लाख। अब ये 10% का जो ब्रेकअप है वो क्या है? 50% मैंने पैसा रिटेन किया और उस पर मैंने 20% कमाया, तो 0.5 इंटू 0.2 कितना आ रहा है? 0.1, दैट इज 10%। क्लियर है? ऐसा एग्जांपल मैंने भी दिया था जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम काफी हद तक डिस्कशन अपना पूरा कर चुके हैं।
तो सोच के देखो, सबसे पहली बात तो ये जरूरी है कंपनी को देखना कि डिविडेंड कितना दिया जाए, ये पता करें कि सर पैसा कितना है। मतलब अगर मान लीजिए मैं आज शॉपिंग पे जा रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं। सिमिलरली अगर एक कंपनी डिविडेंड बांटने जा रही है, तो उसको ये भी तो देखना चाहिए कि उसके पास पैसा कितना बचा हुआ है, पैसा कितना बचा हुआ है। अब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब, अगर मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10% और मैं डिविडेंड बांट रहा हूं 8%, तो क्या ये एक अच्छा इंपैक्ट डालेगी मेरे शेयर होल्डर्स के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। सिमिलरली अगर वहीं 10% की कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे मैं 12% का रिटर्न डिविडेंड देता हूं, तो वो एक बहुत अच्छा इक्विटी शेयर होल्डर्स के इम्पैक्ट जाएगा और मार्केट प्राइस भी मेरा ज्यादा तेजी से बढ़ेगा कि यार ये कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% होने के बावजूद भी 12% का डिविडेंड देती है। ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर। सर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये यहाँ पर रेलेवेंस ये है कि अगर डेट बहुत ज्यादा हो, तो सोच के देखो क्या मेरे पास प्रॉफिट्स बचेंगे इनफ टू पे डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और सर पूरे चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज में हमने यही तो बात करी है कि डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से, डेट बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से कंपनीज के ऊपर, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या रिस्क बढ़ जाता है? फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। चलिए, फिर स्टॉक प्राइस। डिविडेंड देने से मार्केट वैल्यू बढ़ती है, ये हमने अभी पढ़ लिया है और हमने डिस्कस भी किया। तो अगर हम ज्यादा डिविडेंड देंगे तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन हैंड। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर केई से ज्यादा रिटर्न देने वाली अपॉर्चुनिटीज मेरे पास हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटेन करके उस अपॉर्चुनिटी में पैसा लगाऊं। ठीक है। ट्रेंड ऑफ इंडस्ट्री। सर आप दे रहे हैं 10% का डिविडेंड, पर आपकी ही इंडस्ट्री के बाकी कंपनियों का एवरेज अगर मैं निकालूं, तो वो आ रहा है 15%। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। भले ही आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है और आप उतना ही रिटर्न दे रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट लोग तो देखने वाले ये देखेंगे कि बाकी और भी तो कंपनीज हैं जो 15% का रिटर्न दे रही हैं ऑन एन एवरेज। तो मैं आपके अंदर अपना शेयर होल्डर का पोजीशन क्यों मेंटेन करूं? मैं आपसे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के उन कंपनीज पे चला जाता हूं जहां पर 15% का डिविडेंड मुझे मिल रहा है। ठीक है ना। देन एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, ये बात पता करना बहुत जरूरी है। और इसका भी तो हमने डिस्कशन किया कि सर शॉर्ट टर्म वाला अलग तरीके से सोचता है, लॉन्ग टर्म वाला अलग तरीके से सोचता है। ठीक है। देन आता है लीगल कंस्ट्रेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपने अपने सीए इंटर के लॉ सिलेबस में शायद अभी सेक्शन 123 ना पढ़ा हो। ठीक है ना। आने वाले समय में आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ लिया क्या डिविडेंड डिसीजन का, डिविडेंड से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं? ठीक है ना। तो सेक्शन 123 में हमने पढ़ाई है कि सर अगर अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो क्या हम दे सकते हैं? तो हाँ सर, दे तो सकते हैं, पर हमें कुछ कंडीशंस देखनी होती हैं। तो सेक्शन 123 की जो डिविडेंड से रिलेट करता है, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 123 से लेके आई थिंक 127 तक डिविडेंड के प्रोविजंस लेड आउट हैं, है ना। चलिए, देन टैक्सेशन। ठीक है ना। तो हमें पता है कि सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आजकल किस पे लगता है? सर कंपनी के हाथ पे लगता है, कंपनी के हाथ पे लगता है। तो ऑब्वियसली इससे मेरा जो डिविडेंड मुझे 100 रुपए मिलता, वो अब तो कम मिलेगा, है ना, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो मेरे ग्रॉस डिविडेंड में से ही माइनस हो जाएगा। अगर कंपनी ने सोचा है कि 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांटेंगे, तो उसमें से सबसे पहले हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हटा देंगे और बचा हुआ बैलेंस ही, दैट इज लेट्स से फॉर एग्जांपल 95,000, 1 लाख में से 5,000 तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकल गया। अब मुझे 95,000 रुपए का ही डिविडेंड मिलेगा, अगर मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक ही शेयर होल्डर हूं तो। स्टॉक डिविडेंड को, या मैं कहूं बोनस डिविडेंड को, हमने क्यों इंक्लूड किया है टाइप्स ऑफ डिविडेंड में, जबकि एज पर लॉ बोनस डिविडेंड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड या बोनस शेयर्स इन ल्यू ऑफ डिविडेंड इशू नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये बात सोचनी चाहिए कि मैंने ये कहीं भी नहीं कहा अपने पूरे डिस्कशन में कि कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे पा रही तो बोनस दे दे, तो बोनस दे दे। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। मैंने ऐसा कहा है कि अगर कंपनी चाहे तो डिविडेंड ना दे, उससे क्या होगा, कैश सरप्लस बच जाएगा, हम अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को और मजबूत करके अपने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर मुझे इक्विटी शेयर होल्डर्स का मन भी रखना है, तो उस केस में मैं बोनस दे सकता हूं, बोनस शेयर्स इशू कर सकता हूं। दोनों बातों में बहुत फर्क है। ठीक है ना। कंपनी अपने मन से बोनस इशू कर सकती है, कंपनी डिविडेंड के बजाय बोनस दे दे, ये बात सही नहीं है। ठीक है ना। तो कंपनी का ये प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। लॉ बनाया है टू अवॉइड द प्रैक्टिस ऑफ नॉट गिविंग डिविडेंड एंड इशूइंग बोनस शेयर्स। चलिए, अब हम आ रहे हैं अपने प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इन डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर। ठीक है ना।
अब देखिए कई सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा लगे कि आखिरी चैप्टर है तो सर बस खत्म कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है वो है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी। अब मैं पहले सोच रहा था कि इसको मैं स्किप कर दूं, आपको दे दूंगा होमवर्क, बट मैं आपको बता दूं कि ये बात हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए सबसे सुलभ तरीका है, सबसे बेहतर तरीका है। तो उस केस में अगर हम डिविडेंड नहीं देते हैं और मेरे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो उस केस में डिविडेंड ना देना और बचे हुए पैसे से अपनी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को फंड करना, ये एक फाइनेंशियल नीड ऑफ द कंपनी हो सकती है, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन द डिविडेंड पॉलिसी का पहला पॉइंट आपसे सिर्फ यही कहता है कि अगर हम एक बेहतर रिटर्न बाय इन्वेस्टिंग द मनी इन अपॉर्चुनिटीज कमा सकते हैं तो कंपनी को डिविडेंड नहीं देना चाहिए। बट वहीं पर हमें एक परफेक्ट बैलेंस भी क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टेड हैं जो सिर्फ डिविडेंड के लिए स्ट्राइव कर रहे हैं। ये बात हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, यही बात तो लिखी है, देखो। रिटेन्ड अर्निंग्स कैन बी अ सोर्स ऑफ फाइनेंस for creating profitable investment opportunities. As we discussed earlier, when rate of return of a company is greater than the return required by the shareholders, it would be advantageous for the shareholders to reinvest their earnings and not take profits as dividends. यही तो बात हमने अभी कही और यही तो बात हम डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ कंपनीज एंड मैच्योर कंपनीज, हम क्या बोल सकते हैं, जो मैच्योर कंपनीज हो चुकी हैं उनके पास हमेशा ही कम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बचेंगी। बट ये तो आप भी जानते हैं कि सर कि आज की डेट में मैच्योरिटी ऑफ अ कंपनी एक बड़ा ही सब्जेक्टिव इशू है। इसका मतलब जैसे कि आपने शायद कॉस्टिंग में पढ़ रखा हो लाइफ साइकिल, तो हम क्या पढ़ते हैं वहां पर कि कंपनी पहले शुरू होती है तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है कि धीरे धीरे कंपनी जब बढ़ती है तो वो और ग्रोथ करती है, उसके बाद फिर उसकी ग्रोथ डिक्लाइन होने लग जाती है जब उसकी मैच्योरिटी आती है। तो सर अगर ऐसा तो है, अगर तो ऐसा है तो हम इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी की बात करें जो कि टाटा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, यस और नो, पता नहीं कब से टाटा चल ला रही है बिजनेस, ठीक है ना। तो क्या टाटा आज की डेट में ग्रोथ नहीं कर पा रही? सोच के देखने वाली बात है कि सर क्या आज की डेट में टाटा ग्रो नहीं कर रही? तो ग्रो करने का सर रीजन क्या है? सर रेगुलर री इन्वेंशन। आप सोच के देखो, एक टाइम पर टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो दो गाड़ी आती थी टाटा की, ठीक है ना। टाटा की दो ही गाड़ी आती थी जो, जहां तक मैंने सुना, एक इंडिका, ऑफुल लुक्स एंड बैड परफॉर्मेंस एवरेज के मामले में, और टाटा सुमो, है ना, स्कूल जाते थे उसमें। पर क्या टाटा मोटर्स का आज भी हाल ऐसा ही है? टाटा मोटर्स ने री इन्वेंशन किया अपने प्रोडक्ट को लेकर, नैनो जैसी गाड़ी लेकर आए, उसके बाद एक ऐसी बेहतरीन गाड़ियां लेकर आए जिसका कोई साफ नहीं है। आज की डेट में टाटा सफारी देख लीजिए, चाहे टाटा की एक और आती है गाड़ी, टाटा की जो इंडिपेंडेंट गाड़ियां का मॉडल है, नेक्सन, हैरियर, पंच, एक गाड़ी है आज की डेट में। वी हैव प्लेंटी ऑफ कार्स और सारी की सारी आपको रोड पे दिखती भी है, वेरी हाई सेल, ठीक है ना, टाटा मोटर्स हैज अचीव्ड। तो क्या मैच्योरिटी आना किसी कंपनी के किसी ग्राफ पे डिपेंडेंट है? नहीं। लगातार रेनोवेशन करते रहना। महिंद्रा, आप महिंद्रा की बात ले लो, महिंद्रा तो चलो ठीक है भाई, महिंद्रा आईटी सर्विसेज में भी है, टेक महिंद्रा जिसे बोलते हैं। महिंद्रा का जो पहले आता था रेनॉल्ट के साथ एक टाइप हुआ था, ठीक है ना, एक अजीब सी गाड़ी निकालते थे ये लोग, और एक ही गाड़ी मेजरली चलती थी, बोलेरो, ठीक है ना, वो भी गांव में देखते थे। आज की डेट में देखो, XUV 700 मेरे ख्याल से इज द मोस्ट डिजायरेबल कार। क्या लुक्स, क्या फीचर्स। स्कॉर्पियो भी इन्होंने कितनी बेहतर कर दी। थार लो, हाँ मैं तो थार का नाम भूल ही गया। आई थिंक एवरी यंगस्टर, इवन मी, अगर मुझसे कोई कहे कि अगर मुझे एक फैमिली कार नहीं चाहिए तो आई वुड गो फॉर अ थार। स्कॉर्पियो इज ऑल्सो लुकिंग वेरी गुड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि भाई महिंद्रा ने रेनोवेशन नहीं किया? यस, बिल्कुल किया। तो वहां पर हमें क्या समझना चाहिए कि सर किसी भी कंपनी की मैच्योरिटी वाला ये जो डिस्कशन हम यहां पर कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ वेरी गुड डिस्कशन। कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटीज कभी भी खत्म नहीं होती अगर वो अपने प्रोडक्ट को लगातार रेनोवेट करता जा रहा है, ठीक है ना। बट क्योंकि यहां पर इसको पार्ट बनाया गया है तो उसको अटमोस्ट रिस्पेक्ट देते हुए हम अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। मैच्योर कंपनीज जिनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो रही हैं, ठीक है ना, वो हमेशा अपने शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए ज्यादा हाई डिविडेंड देंगी, ठीक है। अब हो सकता है मैं इस बात को ऐसे समझूं कि
यहां पर कंपनी के प्रोजेक्ट की मैच्योरिटी के बेसिस पर यह डिस्कशन किया जा सकता है कि मान लीजिए अगर कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है 10 साल का, तो इसके लेटर ईयर्स, जो लास्ट वाले ईयर्स हैं, इनको वो ये बोलना चाह रहे हैं मैच्योर कंपनीज। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर लास्ट के कुछ बचे हुए सालों में जो रिटर्न हमें मिलेगा, हमें उसी से काम चलाना है। और इनिशियल ईयर्स में इसको बोला गया ग्रोथ कंपनीज। बात समझ आ रही है? ग्रोथ कंपनीज हमेशा चाहेंगी कि भाई हम लो पे आउट रेशियो दें और अपने रिटेन्ड अर्निंग्स के फंड्स को दूसरे किसी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में क्या करें सर, इन्वेस्ट करें। ठीक है। शेयर प्राइसेस ऑफ सच कंपनीज आर सेंसिटिव टू एनी चेंजेस इन द डिविडेंड पे आउट। अगेन, बहुत ही ज्यादा मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो सकता है ये। ठीक है सर, क्या जरूरी है कि यहां पर मैंने डिविडेंड कम दिया तो मेरा मार्केट प्राइस हिल जाएगा? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को माइंड में रखते हुए कि मार्केट प्राइस के लिए सिर्फ डिविडेंड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? है ना? चलिए सर, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग रिड्यूसेस फंड्स, दे रिटर्न ऑल द अर्निंग्स एंड डिक्लेयर बोनस शेयर्स टू ऑफसेट द डिविडेंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। देखो मानव, यहां पर ये बात कर रहा था मैं कि जहां पर कंपनी डिविडेंड नहीं देना चाहती, बट शेयर होल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हुए, शेयर होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को रिस्पेक्ट देते हुए, हमने उनको क्या बोला, भाई अभी तुम बोनस शेयर पकड़ लो। हम सारा का सारा पैसा कहां डालना चाहते हैं? कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स इज केप्ट टू मीट इमरजेंट एंड ओकेजनल फाइनेंशियल नीड्स। यहां पर द कंपनी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स ग्रेजुअली एज द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने अपना डिस्कशन कर लिया है। अब फाइनेंशियल कंसिडरेशंस में अगर हम डिविडेंड्स की बात करें तो वहां पर लीगल, लिक्विडिटी, ये दोनों ही बातें हमने फिर से पहले से कर ली। लिक्विडिटी का मतलब कितना कैश है मेरे पास। शॉपिंग वाला एग्जांपल कि सर आज अगर मैं शॉपिंग करने जा रहा हूं तो मुझे ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे पास पैसा कितना है। ठीक है ना? तो कैश की पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है, क्या मैं कैश डिविडेंड में देकर अपने करंट एसेट या अपनी लिक्विडिटी को इंपैक्ट तो नहीं कर लूंगा। सिमिलरली लीगल कंसिडरेशन सेक्शन 123 जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चलिए, अब एक्सेस टू कैपिटल मार्केट के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है ये पॉइंट? सर हमने कहा अगर हम लार्ज डिविडेंड देते हैं और कैश की पोजीशन इफेक्ट हो गई, तो कंपनी के पास क्या तरीका है सर कैश और लाने का? सर फंड्स लें, फंड्स प्रोक्योर करें। तो लेट्स से हमने कहा सर नए शेयर्स इशू कर रहे हैं हम, ठीक है ना, और अपने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट को हम इस नए फंड से रेस कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। एंड इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कैन नॉट बाय एडिशनल शेयर्स, देयर कंट्रोल इज डाइल्यूटेड। ऑब्वियसली बात है कि हमने जब फिर से शेयर इशू करे तो जरूरी तो नहीं है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सारे के सारे हमारी इस कंपनी के शेयर खरीदेंगे। तो नए शेयर होल्डर्स जब कंपनी के अंदर आएंगे तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो कंट्रोल परसेंटेज है वो डाइल्यूट हो जाएगी। सो जनरली हमने देखा है कि जब भी कोई नई कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लाती है तो आपने आईपीओ की अगर थोड़ा सा भी कुछ पटाखा हो तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स परसेंटेज होता है हम सबसे पहले उसको खत्म करते हैं, क्योंकि वो लोग जिन्होंने इस कंपनी के अंदर इनिशियल फंड डाला होगा वो एग्जिट लेना चाहते हैं। ठीक है ना? स्टार्टअप फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। तो जो इन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एक आइडिया को फंड करते हैं और धीरे धीरे जब वो कंपनी प्रॉफिटेबल होना शुरू होती है तो वो कहते हैं कि भाई अब हो गया, मेरा सफर आपकी कंपनी तक यहीं तक था, अब आप मेरे शेयर्स को बेचिए और क्या करिए, मेरा पैसा वापस कीजिए विथ प्रॉफिट ऑब्वियसली। ठीक है ना? चलिए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज कितनी है पे आउट पॉलिसीज में? सबसे पहले कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी हो सकती है। अब इसमें बताने की कोई बात ही नहीं है कि हम जब तक नया डिविडेंड नहीं दे रहे तब तक हमें कांस्टेंट डिविडेंड देते रहेंगे। मतलब जब तक हम 10 दे रहे हैं तो 10 ही देते रहेंगे, फिर उसके बाद 15 कर दिया तो 15 ही देते रहेंगे, फिर अगर हमने उसको बढ़ा के 18 कर दिया तो 18 ही देते रहेंगे इटर्निटी तक। ठीक है ना? इसके बाद स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? सर स्टेबल डिविडेंड का पॉलिसी का मतलब है द रेशियो ऑफ द डिविडेंड इज फिक्स्ड। ठीक है ना? कि मैं 10% दूंगा तो मैं 10% ही देता रहूंगा ऑफ द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है? अब लिंटर्स मॉडल की बात कर रहे हैं तो लिंटर्स मॉडल में दो पैरामीटर्स हैं, टारगेट पे आउट रेशियो और द स्प्रेड एट विच द करंट डिविडेंड्स एडजस्ट टू द टारगेट। ठीक है? John Linters based his model on a series of interviews which he conducted with corporate managers in the mid 1950s. While developing the model, he considers the following assumptions. Firms have to pay long-term dividend payout ratio. They maintain a fixed dividend payout over a long term. Mature companies with stable earnings may have high payouts and growth companies usually have low payouts. ठीक है ना? अब managers are more concerned with the changes in the dividend than the absolute amount of dividend. क्या मतलब? डिविडेंड के रेट में चेंज होना ज्यादा टेंशन वाला काम है मैनेजर्स के लिए। 10 रुपए का डिविडेंड
₹11 का मिले, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने कब बोला कि डिविडेंड का रेट ज्यादा जरूरी है रादर देन ये बोलना कि भाई जो एक्चुअल अमाउंट है, जो एब्सोल्यूट अमाउंट है, उसमें क्या चेंज आया है, ठीक है ना। तो दोनों में फर्क है। तो क्या बोला, अ मैनेजर में इजिली डिसाइड टू पे a dividend of ₹2 per share if last year too it was ₹2, but paying ₹3 dividend if last year dividend was ₹2 is an important financial management decision. अब सोचने वाली बात तो यही है ना कि सर आपने बताया था कि अगर एक साल ज्यादा दे दो और अगले साल कम दे दें, मतलब अभी तक 2 देते आ रहे थे और अब अचानक से हमने बोला क्या कि सर अब 3 दे दो, बट क्या हम अगले साल 3 कंटिन्यू कर पाएंगे? ये भी तो बात है। हाँ जी, यही तो बात है ना सारी, कंटिन्यूएशन की ही तो प्रॉब्लम है, परपेचुटी की ही तो सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे चलें तो डिविडेंड चेंजेस फॉलो चेंजेस इन द लॉन्ग रन सस्टेनेबल अर्निंग्स, ठीक है। क्या बोला गया, डिविडेंड के अंदर जब चेंज आता है, जब जब डिविडेंड के अंदर चेंज आता है तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अर्निंग्स में भी चेंज लाता है, ठीक है सर। सोचने वाली बात यह है, बार बार एक ही बात अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है, ठीक है। क्या बोला गया, डिविडेंड की वजह से रिटेन्ड अर्निंग्स इफेक्ट होती हैं, ये बात हमें पता है। और जब रिटेन्ड अर्निंग्स इफेक्ट होगा तो सस्टेनेबल अर्निंग्स भी तो इफेक्ट होंगी ना, इसमें तो कोई भी रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो डिविडेंड चेंजेस फॉलो चेंजेस इन द लॉन्ग रन सस्टेनेबल अर्निंग्स, ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, स्टेटमेंट क्लियर हुआ सभी को? हाँ सर। मैनेजर्स आर रिलक्टेंट टू इफेक्ट डिविडेंड चेंजेस दैट मे हैव टू बी रिवर्स्ड, वही तो बात हम कह रहे थे कि सर जब 2 से 3 किया, अब फिर से 3 के बाद 2 देना मुश्किल का काम है। जो दे दिया या तो हम उसको कंटिन्यू करते रहें जब तक हम और बढ़ा के ना दे दें, इसका मतलब पहले अभी तक 2 दे रहे थे और अब अगर 3 दें तो या तो आने वाले समय में 3 ही देते रहें या तो 3 को बढ़ा के 4 करें, 3 को घटा के 2 करना एक मुश्किल का काम होगा, ठीक है। तो इस बेसिस पर जो लिंटर्स मॉडल का डिविडेंड का फॉर्मूला है वो क्या है, D0 प्लस ईपीएस इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू द एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है ना। अब इसके पीछे के लॉजिक को समझना हमारे लिए कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। बस अजम्पशन ध्यान रखनी है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन के अंदर अजम्पशंस भी पूछ ली जाती हैं, ठीक है ना। अजम्पशंस पूछ ली जाती हैं तो छोटी छोटी कितनी अजम्पशंस हैं, 4 अजम्पशंस हैं जिसको हमें याद रखना है, ठीक है ना। और फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला भी बहुत आसान है, इसको मैं लिखता हूं छोटे तौर पे, D0 प्लस ई इंटू टी स्मॉल टी माइनस D0 होल इंटू AF, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ई का मतलब EPS, टी स्मॉल टी का मतलब टारगेट पे आउट, D0 तो मतलब कौन सा डिविडेंड है, प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है, लिखा ना, ईयर 0 मतलब ये लास्ट ईयर डिविडेंड या प्रीवियस ईयर डिविडेंड, एक ही बात। और एडजस्टमेंट फैक्टर या स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन, विल ऑलवेज बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए, यहां तक बात क्लियर है सभी को, एवरीबॉडी? हाँ, चलिए अब हम आ रहे हैं थ्योरीज ऑफ डिविडेंड पे, ठीक है ना। तो मैं इररिलेवेंस थ्योरी से स्टार्ट कर रहा हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। अभी तक मेजरली सिर्फ डिस्कशन बेस्ड चल रहा था, ठीक है ना। हालांकि मैंने पहले सिर्फ 10 मिनट में ही आपको अभी तक जितना सब कुछ हमने डिस्कस किया वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बट क्योंकि बच्चों को ऐसा लगने लगता है कि सर आपने 10 मिनट में सब कैसे बता दिया, तो मैंने आपको जैसा भी प्रूफ किया कि जो हमारा इनिशियल डिस्कशन था जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, वही क्रक्स में पूरी बात है जो अभी तक हम लोगों ने करी, ठीक है। अब मिलर मॉडलानी हाइपोथेसिस ये कहता है कि डिविडेंड से मेरे फर्म के, मेरे कंपनी के मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको प्रूफ करने का इनका एक अपना तरीका है, प्लीज समझेंगे मेरे साथ साथ। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इररिलेवेंसी थ्योरी या इररिलेवेंस थ्योरी कहते हैं, ठीक है। क्या बोला गया, हमने कहा सर 2 कंपनियां हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ठीक। इनके पास पैट अवेलेबल है 10 लाख का और इनके पास भी पैट अवेलेबल है 10 लाख का। अब अगले 10 मिनट बड़े ध्यान से सुनिए बात, ठीक। जो मुझे करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट करनी है उसका बजट है 7 लाख, या मैं कहता हूं थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, चलो
15 कर देते हैं। इनको भी करंट ईयर में इतना ही इन्वेस्ट करना है, 15 लाख। ठीक, ये कहते हैं जी मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, डिविडेंड जीरो, नो डिविडेंड पॉलिसी। और ऑब्वियसली बात है, ये क्या कहेंगे कि जी मैं डिविडेंड दूंगा, कितना दे रहा हूं, लेट्स से मैंने 5 लाख रुपए का डिविडेंड बांट दिया। ठीक, मुझे बताना यहां रिटेन्ड अर्निंग्स कितना और यहां रिटेन्ड अर्निंग्स कितना। ए लिमिटेड के केस में रिटेन्ड अर्निंग्स 10 लाख और यहां बी लिमिटेड के केस में 5 लाख। ठीक, यहां तक क्लियर। अच्छा, डिविडेंड देने के बाद जो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी, मुझे फंड्स की एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इस केस में 5 लाख और इस केस में 10 लाख। यहां तो कोई दिक्कत, हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत है। हम्म, चलिए, मैंने कहा इस 5 लाख को मैं कहां से लेकर आऊंगा, सोच के बोलना। इस 5 लाख और 10 लाख को मैं कहां से लेकर आऊंगा, क्या मेरे पास कोई रिटेन्ड अर्निंग्स बचे हैं, द आंसर इज नो। ठीक है, तो एक ही तरीका है, न्यू इशू। ठीक है, न्यू इशू। अब न्यू इशू के केस में मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरा इशू प्राइस क्या है। इशू प्राइस कितना है, तभी तो मैं 5 लाख पे कितने शेयर इशू करूंगा, ये बात मैं तभी तो निकाल पाऊंगा ना। ठीक, अच्छा, चलो, इसका मतलब सर ये मुझे पता लगाना है, दिस आई वॉन्ट टू कैलकुलेट। यहां मैंने स्टार डाल दिया दोनों में, कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी 5 मिनट में देखेंगे। मैंने कहा मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है कि एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल प्लस न्यू इशू, ठीक, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल न्यू इशू, या मैं कहूं दोनों को एक साथ बोल के मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी, है ना, दोनों के केस में मार्केट वैल्यू, दोनों को जोड़ के बोल दो मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अरे बोलो ना जल्दी से, यस और नो। और यहां पर भी सेम, मार्केट वैल्यू दैट इज इक्विटी शेयर, एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल प्लस न्यू इशू। ठीक, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि सर डिविडेंड चाहे दिया जाए या ना दिया जाए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही के केस में मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी दोनों की बराबर आ रही है। बात समझ आ रही है वाली, बहुत ही इजी बात की है मैंने, दिस इज नथिंग वेरी हार्ड। मैंने कहा सर अगर आप सिर्फ हमें इशू प्राइस निकालना बता दो, तो हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि ए लिमिटेड ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे, बी लिमिटेड ने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे, और उस बेसिस पर मेरा दोनों कंपनी की वैल्यू कैसे सेम आ रही है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, कुछ इंफॉर्मेशन देगा और ये बोलेगा कि आप एक बारी मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालिए, ये सोचते हुए कि डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है, और एक बारी ये सोचते हुए कि डिविडेंड दिया जा रहा है, और कितना डिविडेंड दिया जाएगा पर शेयर पे, ये भी क्वेश्चन बता ही देगा। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। पीपी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए फटाफट से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आकाश लिमिटेड हैज 10 लाख इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 2021. The existing market price per share is rupees 150. Expected dividend is rupees 8 per share. लीजिए बता दिया, expected dividend 8 रुपए। और the rate of capitalization to the appropriate risk class to which the company belongs is 10%. ये क्या है, हाँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जल्दी से बोलो, ये 10% क्या है, कंपनी की रिस्क क्लास को देखते हुए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, है ना। हाँ, चलिए, क्या बोल रहा है पहला कि आप बताइए कि मार्केट प्राइस शेयर क्या रहेगा अगर एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिक्लेयर किए जा रहे हैं और नहीं किए जा रहे, बेस्ड ऑन द एमएम अप्रोच, बेस्ड ऑन द एमएम अप्रोच। सर
इसका मतलब आप यही कहना चाह रहे हो क्या कि जो इशू प्राइस है वो मेरी मार्केट प्राइस ही तो रहेगी ना? तो डिविडेंड देने के बाद मेरा मार्केट प्राइस क्या रहेगा, आप यही तो बताना चाह रहे हैं, और यही फर्स्ट रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, जिसको मैंने स्टार लगाया था। क्वेश्चन ने सबसे पहले मुझसे वही पूछा है, हाँ या ना एवरीबडी? हाँ, ठीक है। फिर क्या बोला, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑन द अजम्पशन दैट द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 3 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट बजट इज 6 करोड़। जब डिविडेंड दिया जाए, जब डिविडेंड नहीं दिया जाए, लो क्या पूछा, आप हमें क्या बता दीजिए, कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करें? तो मैं क्या निकालूंगा, पहले एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट निकालूंगा, उसको मैं इशू प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो पहला निकला तो दूसरा भी निकल जाएगा, कोई कोई भी लॉजिक, कोई भी कंसेप्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। आइए आगे। फिर बोला कि प्रूव करिए कि दोनों की मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल रिमेन सेम, चाहे डिविडेंड दिया जाए चाहे डिविडेंड नहीं दिया जाए। यही तो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि अगर मैं प्रूव कर दूं कि मार्केट वैल्यू दोनों की सेम है तो डिविडेंड इज इररेलेवेंट। और यही तो मिलम मॉडलानी शुरू से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं शुरू क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है वो फॉर्मूला, तो मैंने कहा सर मुझे P0 पता है, D1 पता है और KE पता है, जल्दी से बताना क्या मुझे ये तीनों चीजें पता है। इस क्वेश्चन के अंदर 150, 8 और 10, ये तीनों चीजें पता है मुझे। क्या मैं इस फॉर्मूले से P1 निकाल सकता हूं? क्या मैं इस फॉर्मूले से P1 निकाल सकता हूं? तो केस ए बनेगा, जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो D1 कितना आ जाएगा, 8, और जब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया जाएगा तो यहां 0 आ जाएगा, ठीक। तो हमने बोला सर जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो प्राइस रहेगा 157, और जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा तो प्राइस रहेगा 165, ठीक। अब मैंने कहा मेरे पास नेट इनकम थी 300 लाख बोल लो या 3 करोड़ बोल लो, एक ही बात। तो जब मेरे पास टोटल इनकम 3 करोड़ की थी, उसमें से मैंने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 8 रुपए पर शेयर मैं डिविडेंड दे रहा था, और मेरे पास शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने थे, 10 लाख। तो एक शेयर पे 8 रुपए, तो 10 लाख शेयर पे कितना डिविडेंड, 80 लाख। तो मैंने सर 80 लाख माइनस कर दिया, देखिए, और यहाँ माइनस कुछ भी नहीं किया। तो मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, 220 लाख, और एक जगह 300 लाख। मेरा इन्वेस्टमेंट बजट कितना था, 6 करोड़। तो मुझे एडिशनल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, 380, यहाँ 300। तो जहां 380 चाहिए वहां पे मेरा प्राइस पर शेयर कितना था, 157 एंड 165। तो मैंने नंबर ऑफ न्यू शेयर्स कितने इशू किए, 2.42 लैक्स एंड 1.82 लैक्स। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए यहाँ पर 12.42 लाख, पहला और नया जोड़कर, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इशू, एंड यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्लस न्यू इशू जोड़कर कितना हो जाएगा, 11.82 लैक्स। यहां तक कोई दिक्कत है? थर्ड थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि भाई दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1242, इनका 1182, इनका मार्केट प्राइस कितना, 157, इनका मार्केट प्राइस कितना, 165। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या? दोनों की वैल्यू सेम आ रही है क्या? यस। तो ये प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हमने बोला कि चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर करें या नहीं कर रहे, इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या हमने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक? क्या हमने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक? सर एक फॉर्मूला आपने पढ़ाया है, आप झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा दोस्तों अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये फॉर्मूला नहीं है, आओ मैं समझा देता हूं। हमने बोला आज का शेयर का दाम आने वाले अगले साल के डिविडेंड प्लस जो मुझे एंड में मिलेगा, मतलब अगर मैंने एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो एक साल में मुझे D1 मिलेगा, और यहां साल के अंत में मुझे P1 मिलेगा। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू ही तो मेरा आज का प्राइस है। यही तो बात हमने की थी कि प्राइस ऑफ एनी सिक्योरिटी, एनी इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू द फ्यूचर कैश फ्लोज, जिसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर कैलकुलेट करते हैं। तो 1 प्लस के क्या है, ये है पीवी फैक्टर। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, D1 प्लस P1 इंटू 1/1 प्लस R। ये क्या होता था, पीवी फैक्टर ही तो बोलते थे इसको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी थोड़ा जब पढ़ा था हम लोगों ने इनिशियली, है ना। तो ये क्या हुई, फ्यूचर वैल्यू जो हमें फ्यूचर में मिलेगी। तो ये क्या हुई, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1+1 डिवाइडेड बाय 1 + R। तो हेंस प्रूफ दैट P0 इक्वल्स टू D1 + P1 अपॉन 1 + KE इज नॉट अ फॉर्मूला। जो हम बार बार कहते जा रहे हैं कि सर किसी भी एसेट की आज की वैल्यू क्या होगी,
फ्यूचर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया, डिविडेंड डिसीजन, जिसका नाम है, अगर हम ये बात कहें कि सर डिविडेंड क्या है, तो हमने समझा था कि सर इट इज रिटर्न टू शेयर होल्डर्स, जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, बट तो मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूँ। ठीक, अब हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज द डिविडेंड विच इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, में उन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब आती है बात डिसीजन की। डिसीजन का मतलब यहां पर यह है कि क्या कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1, वेदर इट शुड पे द डिविडेंड। तो इसका जो आंसर है वो निर्भर करेगा दो बातों पे। अगर मैं कहता हूं यस, दैट मीन्स आई एम ट्राइंग टू से दैट डिविडेंड इंपैक्ट्स शेयर होल्डर्स मार्केट वैल्यू या शेयर होल्डर्स वेल्थ। सोच के देखो, वही बात मैंने जो कल कही थी, मैं उसी को दूसरे ढंग से कह रहा हूं। तो अगर मैं कहता हूं कि एक कंपनी कह रही है कि डिविडेंड दूं या नहीं दूं, तो अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि नहीं भाई देना चाहिए, नहीं भाई देना चाहिए का जो रीजन होगा वो यही होगा कि डिविडेंड इज इंपैक्टिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, शेयर होल्डर की वेल्थ को डिविडेंड इंपैक्ट करता है। अगर मैं कहता हूं नो, तो उस केस में मैं कहूंगा डिविडेंड डज नॉट इंपैक्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, डिविडेंड डज नॉट इंपैक्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो यहां से दो थ्योरीज निकल कर आई। एक हो गया रेलिवेंट थ्योरीज, दैट इट मींस डिविडेंड इज रेलिवेंट, एंड एक हो गया इररेलेवेंट थ्योरीज। ठीक है ना, इररेलेवेंट थ्योरीज। ठीक है, तो यहां तक हमने बात समझी कि सर कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि सर कंपनी डिविडेंड दे तो कितना दे। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डिविडेंड इफ यस। ठीक है ना, इफ यस वी आर पेइंग द डिविडेंड। ठीक है ना, तो ये इसको उल्टा ही लिखना चाहिए था, इफ यस हाउ मच डिविडेंड। तो मैं ऐसे ही लिखता हूं, इफ यस टू क्वेश्चन नंबर 1, देन हाउ मच डिविडेंड, कितना डिविडेंड देना सही है होगा। तो यहां पर भी हमने डिस्कशन कल किया था कि सर अगर तो ऐसा है केस ए कि मेरे पास के से ज्यादा देने वाली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसपे आरओआई मेरा ज्यादा निकल कर आएगा के से, तो उस केस में मैक्सिमम प्रॉफिट्स टू बी रिटेन्ड। ठीक है, अगर केस बी की बात करें तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा कि के से अगर, सॉरी यहां पर के का साइन मैंने गलती कर दी है, आरओआई ज्यादा है के से, यहां पर के ज्यादा है आरओआई से, तो यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है ना, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर का रिकैप है राजकुमारा। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस। ठीक है ना, ये पूरे चैप्टर, दिस इज द इंटायर चैप्टर जो हमने अभी तक कवर किया है, उसका रिकैप है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक छोटा सा लिंटनर मॉडल का टॉपिक पढ़ा था। लिंटर्स मॉडल, सॉरी लिंटनर्स नहीं है, लिंटर्स मॉडल है। तो लिंटर्स मॉडल का फॉर्मूला है D0 प्लस ई माइन इंटू टी, है ना, प्लस टी थोड़ी है, ई इंटू टी माइनस D0 इंटू एडजस्टमेंट फैक्टर। यही है फॉर्मूला एवरीबडी। ठीक है ना, तो इसमें ये D1 करंट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड है,
ये प्रीवियस ईयर का पेड डिविडेंड है। E is EPS, T is target payout ratio, and AF is adjustment factor। एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है ना। तो ये आ चुका है हमारा लिंटास मॉडल। इसके बाद हम लोगों ने एमएम मॉडल भी किया था, जिसका हम अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने पहले से रखा हुआ था, बट कोई नहीं, अब हम करेंगे। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमने कहा कि है 10%, एन 25,000, P0 100, अर्निंग्स 2.5 लाख, D0 5, नहीं सॉरी ये D1 होगा ना, एक्सपेक्टेड है ये फॉर द ईयर इज कंसिडरिंग, ठीक है D1। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, ठीक है। अब इतनी इंफॉर्मेशन दी होने के बाद हमें क्या करना है, मैंने कहा सर हमें अपने क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि चाहे एक कंपनी जब डिविडेंड देती है या वही कंपनी अगर डिविडेंड नहीं भी देती है, तो दोनों केसेस में उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो सेम आती है। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि डिविडेंड इज इररिलेवेंट, ठीक है ना, डिविडेंड इज इररिलेवेंट, ठीक है। ये तो हमने सिंपली क्या कहा सर, यही सोल्यूशन जो हमने कल एकदम नॉर्मली सीखा था उसको ना एक फॉर्मेट के साथ प्रिपेयर करना होता है। कैसे? सबसे पहले डिविडेंड पे किया, और डिविडेंड पे के केस में हमने प्राइस निकाला P1, ठीक है ना। P1 कितना आ रहा है? 105। अब अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, तो मैंने सर अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है, तो हमने 2.5 लाख में से 1,25,000 रुपए का तो डिविडेंड बांट दिया होगा। क्यों? मैंने कहा सर हमारे पास 25,000 शेयर थे और 5 रुपए का था, तो 25,000 इंटू 5 1.25 लाख हो गया। तो 1,25,000 को माइनस कर दिया 2,50,000 से, ये टोटल प्रॉफिट से 2,50,000 एंड डिविडेंड कितना पे कर दिया? 1,25,000, ठीक है। अब 5 लाख में से 1,25,000 हटा दो तो कितना बचेगा? तो 3,75,000 मुझे अलग से चाहिए। अब नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स की बात करें तो 3,75,000 डिवाइडेड बाय 105, ठीक है ना, कितना आ जाएगा ये? मैंने सर ये आ रहा है 3,572 शेयर्स। तो चेक भी कर लेते हैं, 3,75,000 डिवाइडेड बाय 105, तो ये आ रहा है 3,572 शेयर्स, ठीक है ना, 3,572 शेयर्स अप्रोक्सीमेटली। अब वैल्यू, तो दोनों के शेयर्स को ऐड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 30,60,000, ठीक, 30,60,000 सॉरी। अब जब डिविडेंड नहीं पे किया तो सेम चीज करनी है, कुछ भी अलग नहीं करना। P1 निकालना है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम चाहिए, बट आपका जो इशू प्राइस, जो मार्केट प्राइस है आपके हिसाब से वो ज्यादा आएगा सर, क्योंकि यहाँ पे 110 आ रहा है। अब यहाँ पर 2.5 लाख ही चाहिए, तो हमें कम नंबर ऑफ शेयर चाहिए होंगे, तो 2273 शेयर्स में ही हमारा जो फंडिंग का टारगेट था वो पूरा हो जाएगा। तो 2273 प्लस 25,000 इंटू 110, ये आ रहा है 30,30,000, 30,30,000, ठीक है ना। तो दोनों ही क्योंकि सेम है, तो वेदर डिविडेंड इज पेड और नॉट, वैल्यू रिमेन्स सेम, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, ठीक है ना, ये वाला। अगेन दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एन एसेट टुडे equals to present value of cash flows, equals to present cash flows, present value of the cash flows to be incurred in the future, ठीक है ना। चलिए हम अपने कंटेंट पे चलते हैं फटाफट से। तो डिविडेंड इररिलेवेंसी थ्योरी वाला पॉइंट हम कर रहे थे, आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हाँ जी वो ठीक है, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी मैं जो फॉर्मेट बताऊंगा आपको क्वेश्चन उसी से करने हैं, ठीक है ना, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चीजें सेम ही है। फॉर्मूले को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये क्या किया हुआ है, ठीक है। चलिए आइए, मैंने कहा Modigliani Miller theory was proposed by Franco Modigliani and Merton Miller in 1961. approach is in the support of the irrelevance of the dividends. तो डिविडेंड रेलिवेंट नहीं होते हैं, यही बताना वो चाहते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। Firm's dividend policy has no effect either on the price of the firm or its stock of the capital. Sorry, or its cost of the capital. ठीक है, क्या बोला उन्होंने? तो यहाँ पर assumptions वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी थ्योरी के पीछे जो assumptions हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सर सबसे पहले परफेक्ट कैपिटल मार्केट,
तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट क्या होती है कि सर यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबके पास पूरी है, सभी के पास सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, परफेक्ट कैपिटल मार्केट। इसके बाद नो टैक्सेस, यहाँ पे कोई टैक्सेस जैसा कुछ भी नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल अप्रिसिएशन, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर क्या नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब इट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस इन टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन। दिस assumption is necessary for the universal applicability of the theory, ठीक है ना। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि सर हर जगह लगा पाए। अब सर हम जानते हैं कि सर कई कंट्रीज में टैक्स होता ही नहीं है, टैक्स फ्री कंट्रीज होती हैं, है ना, तो वहां पर भी ये एप्लीकेबल हो, वहां पर भी ये थ्योरी एप्लीकेबल हो, इसलिए हम चाहते हैं कि भैया ये assumption हमारी रहे कि टैक्सेस देयर आर नॉट, ठीक है ना, एप्लीकेबल इन द पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, इट इज नेसेसरी टू अज्यूम दैट ऑल द इन्वेस्टमेंट शुड बी फाइनेंस्ड थ्रू इक्विटी ओनली, सिंस इंप्लीकेशन आफ्टर यूजिंग डेट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस में बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या बोला गया मैंने सर, यहाँ पर इतनी सी बात बोली गई है कि जो भी हम अपनी पॉलिसी बनाए हैं वो क्या पॉलिसी है कि सर जब भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेट से नहीं करेंगे, सारा का सारा पैसा इक्विटी से ही उठाया जाएगा, ठीक है। अब इक्विटी से क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगर आप डेट को इंक्लूड करते, अगर आप डेट को इंक्लूड करते तो आपको जो समझने में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है डेट के बढ़ने से, क्योंकि डेट के साथ इंटरेस्ट की भी आपको क्वांटिफिकेशन तो करनी ही पड़ती, ठीक है ना। इस वजह से यहां पर हमने बोला कि हम मान के चल रहे हैं कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हम कहां से करने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी से ही करने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे और उसी से अपनी सारी जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो पूरा करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही बात एवरीबडी, एवरीबडी क्लियर सभी को। चलिए उसके बाद नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नो फ्लोटेशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है कि शेयर को इशू करने या फिर ट्रेड करने में कोई खर्चा नहीं लगता है। दूसरा रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी का मतलब क्या हुआ, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्वेस्टर्स आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइसेस एंड डिविडेंड्स with certainty at one discount rate is appropriate for all the securities and for all the times। मतलब यहां पर हम एक जो हमने के ले रहे थे ना 10%, हम के ले रहे थे ना, तो हमने क्या किया, हमने तो सर आज का नाप आज का कैलकुलेट कर लिया 10% के बेसिस पर कि मार्केट वैल्यू सेम आ रही है, बट अनसर्टेनिटी का क्या, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहा है मॉडल कि हमने अनसर्टेनिटी या रिस्क को इंक्लूड नहीं किया है, हम अपने एक ही परसेंटेज पे अपने पूरे के पूरे क्या करते हैं सर, फ्यूचर्स को भी इसी लेवल पर इसी बेसिस पर फोरकास्ट कर लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर हमने उस रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन के अंदर क्या किया था, मैंने कहा सर हम लोगों ने अपनी जो रिस्क की वो थी पोर्शन था उसको एडजस्ट नहीं किया था, ठीक है। अब देखिए ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, मैं समझाऊं आपको, यही दो फॉर्मूले यूज करके आपको आंसर करना है। जैसे अभी हम लोगों ने पीबी बुक का क्वेश्चन किया था, आप वैसे भी कर सकते हैं, पर इन दोनों फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। सर ये वाला फॉर्मूला तो हमने कल ही समझ लिया था, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ये वाला फॉर्मूला तो सर फॉर्मूला है ही नहीं, आप तो गलत कह रहे हो, फॉर्मूला नहीं है ये, तो आपने जब जब हमें डेफिनेशन बताई है कि वैल्यू ऑफ एन एसेट या सिक्योरिटी या शेयर क्या होना चाहिए, तो आपने क्या बताया है सर, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। तो अगर मैंने कहा कि सर आज मैं इस शेयर में 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे ड्यूरिंग द ईयर D1 मिलेगा, और यहां पर जब मैं शेयर को बेचूंगा तो P1 मिल जाएगा, और इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं करूं तो मुझे इक्विटी के कैपिटलाइजेशन रेट पर ही इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE, ठीक है ना। अब यहां पर उन्होंने बोला कि मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, कैसे, NP0 निकालकर। NP0 का मतलब क्या है, दैट इज N वाज द एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स इनटू P0 दैट इज द प्राइस टुडे, ठीक है। फॉर्मूला N प्लस चेंज इन N, ये चेंज इन क्या, NN क्या है सर, एडिशनल फंड्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय P1, ठीक है ना, जो हम निकालते हैं। जैसे हमारा पिछले एक केस में आया था 4732, याद है, वो जो 4732 आया था दैट इज चेंज इन N, ठीक है ना। मैं पढ़ा देता हूं, द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड फंड्स को रेज करने के लिए जो आपने शेयर्स इशू करे उसको क्या बोला गया, चेंज इन N। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमने क्या किया है, इसको P1 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना, P1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर इसमें अर्निंग्स माइनस किए हैं, और जो सॉरी इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो माइनस किया है, और जो अर्निंग्स है वो ऐड कर दिया है, और उसको कर दिया है डिस्काउंट। तो ये ही तो NP0 आना चाहिए, ठीक है। अब समझने वाली बात, आइए इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो सर आप कह रहे हो कि
हमें एमएम मॉडल का जो क्वेश्चन है वो दो फॉर्मूले के बेसिस पे करना है। एक फॉर्मूला तो हमें आ गया, दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला कह रहा है कि सर एन पी जीरो इक्वल्स टू एन प्लस चेंज इन एन इंटू पी वन। इसमें जितना भी आपका, ये तो इक्विटी हो गई, इसमें जितना भी आपकी अर्निंग्स हुई आफ्टर टैक्स, ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। और इसमें से आपने जितना पैसा लगाया होगा, ठीक है ना, जितना पैसा खर्च किया होगा वो माइनस कर दो। तो ऑब्वियसली बात है ना, ये पूरा क्या है? आने वाले कल का, आने वाले कल का इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी टू बी डन है, अर्निंग्स प्रेजेंट लेवल की हैं, और जो हमारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में डिविडेंड भी दिया हुआ था जिसकी वजह से हमने P1 निकाला है, वो भी टू बी पेड था, या टू बी एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर था, ठीक है ना, तो टू बी पेड लिखता हूं। तो सब फ्यूचर ओरिएंटेड बातें होनी है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने क्या बोला? आने वाले कल का इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। और अगर मैंने इसी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, इसी का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो क्या बनेगा? आज की वैल्यू, आने वाले कल की जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स है, उसका प्रेजेंट वैल्यू शुड बी आज की वैल्यू। तो आज के शेयर्स इनटू आज का प्राइस। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब फटाफट से चलते हैं अपनी बुक की तरफ। हाँ जी, करें क्वेश्चन, और ये इस बार आप फॉर्मूले से करेंगे, दोनों फॉर्मूला लगा के करेंगे। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि सर AB Engineering Limited belongs to a risk class for which capitalization rate is 10%. It currently has outstanding 10,000 shares selling rupees 100 each. तो KE है, N है और P0 है। डिविडेंड 5 रुपए का है, नेट इनकम 1 लाख की है और नेट न्यू इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख की है। बताना है डिविडेंड्स आर पेड और नॉट पेड। नॉट पेड के केस में P1 क्या आएगा? तो नॉट पेड के केस में P1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10%। तो ये P1 आ रहा है 110। हाँ, जल्दी बताना, P1 110 आ रहा है क्या? सिमिलरली अगर हम यहीं पे वो भी कर दें, तो ये आएगा कितना? 100 इक्वल्स टू P1 प्लस 5, 100 1.1, तो ये आ जाएगा 105, है ना। उसके बाद हमने क्या कहा? 2 लाख में से 1 लाख चला जाएगा, तो 1 लाख और 1 लाख है। और इसमें से अगर हम डिविडेंड बांट देते हैं तो 10,000 के ऊपर 50,000 और माइनस, तो हमारे को 50,000 यहाँ चाहिए होंगे डिविडेंड पेड के केस में, और 1 लाख ही चाहिए होगा यहाँ पर। तो डिवाइड किया इसको 110 और 105 से। क्या आएगा? 1 लाख बटा 110, 909.09, यही आ रहा है। और यहाँ पर कितना आएगा? 50,000 बटा 105, क्या? 476.19, ठीक है ना। तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस फंड्स रिक्वायर्ड हैं 1 लाख के, जहाँ पर हमने डिविडेंड दिया नहीं दिया है, ठीक है। और जहाँ हमने डिविडेंड दिया होगा वहां पर सिर्फ कितना चाहिए होगा? तो 1 लाख अर्निंग थी, 50,000 बचा फंड्स अवेलेबल, और टोटल इन्वेस्टमेंट इतना, तो 1.5 लाख चाहिए था। मेरे से गलती हो गई शादी, हाँ 1.5 लाख चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये 1 लाख और ये 50,000 की रिक्वायरमेंट थी, मैंने माइनस कर दिया, पता नहीं गलती हो गई। तो 1.5 लाख बटा 105 ये आ रहा है 1429, ठीक है। तो अब हमारे पास अभी कितना टाइम हो रहा है? 10:47, चलो ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वॉल्टर मॉडल शुरू कर देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता है, आपको वॉल्टर मॉडल पहले से ही आता है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आंसर देते रहेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देते रहेंगे, और मैं देखता हूं कि क्या होने वाला है। मतलब ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स बना लिया है, और मुझे आप बताना कि अगर KE और ROI, जिसको हम R लिख रहे हैं, का रिलेशनशिप हो और डिविडेंड का डिसीजन लेना हो, तो प्लीज मुझे बताना कैसे लेंगे। अगर KE
और आर में आर ज्यादा है, तो क्या करेंगे? नो डिविडेंड, जीरो डिविडेंड। यस, जीरो डिविडेंड। अच्छा, दूसरा एक्सट्रीम, के ई ज्यादा है आर कम है, जितना हो उतना दे दो, मैक्सिमम डिविडेंड 100% डिविडेंड। जहां हम जीरो दे रहे थे वहीं उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 100% डिविडेंड हो जाएगा। एक भी पैसा अपने पास मत रखो, सारा का सारा बांट दो। और के ई अगर आर के बराबर हो तो फिर से एक वो सिचुएशन खड़ी हो जाएगी जहां पे डिविडेंड देना या ना देना कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना? तो इरेलीवेंट। ठीक है ना? तो वॉल्टर मॉडल ऑप्टिमम डिविडेंड की बात करता है। वॉल्टर मॉडल ऑप्टिमम डिविडेंड की बात करता है। ठीक है? और इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या बोलता है, आइए देख लेते हैं। तो मैंने कहा सर, आज का प्राइस मेरे डिविडेंड प्लस मेरा रिटेंशन, प्लस मेरा जो रिटेंशन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय आर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्रोथ है, ये सुनो। ई माइनस डी इज रिटेंशन रेशियो, इंटू आर इज व्हाट, बी इंटू आर इज व्हाट, जी। है ना? अच्छा, अगर अब आप ऐसे देखो कि डी प्लस जी अपॉन के ई, और ये के ई है, ठीक? तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी अपॉन के ई प्लस जी अपॉन के ई डिवाइडेड बाई के ई। तो ये अब क्या आ जाएगा, डी अपॉन के ई प्लस जी अपॉन के ई इंटू के ई। तो ये कट जाएगा। डी अपॉन के ई का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, इनफाइनाइट डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू, ये परपेचुटी है। तो मेरे प्राइस, मेरे मार्केट प्राइस का आज वैल्यू शुड बी द परपेचुटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स प्लस द ग्रोथ। ठीक? बट इस पूरे कंक्लूजन का हमारे को कोई फायदा है नहीं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें यहां पर आर और के का रिलेशनशिप बताना है। और अजम्पशन में देखो, अजम्पशन में क्या बोला, ये अजम्पशन है फर्म की परपीचुअल लाइफ है, तभी तो हमने परपीचुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकाला। परपीचुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड निकाला था, अभी मैंने फॉर्मूले को ब्रेकअप करके समझाया आपको। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर हमें इस पर्टिकुलर चीज का कोई भी फायदा नहीं होता है। डिस्कशन का मैं जनरली बताता नहीं हूं, बट मैंने सोचा चलो बता देते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हमेशा रहती है। ठीक है? तो डी प्लस आर अपॉन के ई इंटू ई माइनस डी। अब सोच के देखना, वेरी सिंपली, आर जब ज्यादा होगा, लेट्स से 15, और ये होगा 10, तो ऑब्वियसली न्यूमरेटर बड़ा आएगा। इसका मतलब जब ऐसा सिचुएशन होगा जब आर इज मोर देन के ई, तो ई माइनस डी का जो कंपोनेंट होना चाहिए वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर ई 5 है तो डिविडेंड अगर 0 हो तो 5 इंटू 15% डिवाइडेड बाई 10% सबसे ज्यादा आएगा। ठीक? और उसको जब मैं के से डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल मार्केट प्राइस ज्यादा आएगा। यस और नो? बट वहीं सोचने वाली बात है ऑपोजिट, कि अगर आर 10 है और ये 15 है, तो मैं चाहूंगा ये वाला कंपोनेंट जो हो वो सबसे कम हो, क्योंकि 10/15 इज लेस देन 1। तो मेरी वैल्यू न्यूमरेटर को घटा देगा। तो मैं क्या कहूंगा, अगर ई 5 है तो डिविडेंड भी 5 दे दो, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका कंबाइंड इफेक्ट विल बी अ 0। तो डिविडेंड का ही वैल्यू कितना रहेगा, 5। 5 बटा के ई कर दूंगा तो भी मेरा मार्केट प्राइस ज्यादा ही आएगा। और यही रिलेशनशिप तो हमने टेबल के थ्रू यहां पर देखा। क्या देखा? कि अगर आर ज्यादा है के से तो हमें 0% डिविडेंड देना चाहिए। ऑप्टिमम डिविडेंड की बात करता है वॉल्टर मॉडल। ठीक है ना? अगर कांस्टेंट है तो एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। ठीक है ना? या फिर मैं ऐसा उल्टा कहूं कि डिविडेंड देना या ना देना कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे आप 0% दें तो भी ऑप्टिमम है, चाहे 10, चाहे 20, चाहे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 कुछ भी दीजिए, सब सब लेवल पर ऑप्टिमम डिविडेंड विल बी अ सॉरी, एवरी पे आउट रेशियो विल बी अन ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है ना? और जब आर कम है के से, तो ये जो कोरिलेशन है बिटवीन साइज ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट प्राइस इज पॉजिटिव, एंड देयरफॉर वी शुड गिव 100%। अब ये याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना समझने की जरूरत है। ठीक है ना? जो हमें समझना है वो हम समझ चुके हैं। चलिए, अच्छा, एक वॉल्टर मॉडल का ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया, आइए उसको भी करते हैं एक बारी। हम्म हम्म, ये देखिए, मई 2023 का क्वेश्चन है ये। ठीक है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर गिवन
फॉर अ कंपनी, ईपीएस गिवन है, पीई रेशियो गिवन है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, और मार्केट प्राइस एज पर वॉल्टर मॉडल गिवन है। हमको क्या बताना है? डिविडेंड पे आउट रेशियो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, पीई रेशियो at which the dividend policy will have no effect price on the price of the share, market price of the share at this PE ratio। ठीक है ना? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल हमको निकालना है। ठीक है, हालांकि हमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अभी नहीं पता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, बाकी सारी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। सर, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले पीई रेशियो को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? दो चीजें निकाल सकते हैं पीई रेशियो को यूज करके। एक तो एमपीएस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ईपीएस गिवन है। हाँ, एमपीएस कितना आ जाएगा? 125, 10 इंटू पी रेशियो दैट इज 125। अच्छा, के भी निकल सकता है। ठीक है ना? इसका लॉजिक मैंने समझाया था। 1/पी रेशियो विल बी ईपीएस अपॉन द मार्केट प्राइस। तो ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी ही है। तो जो मैंने इन्वेस्ट किया उस पर मुझे क्या मिला, दैट इज माई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है ना? तो के कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 12.5, दैट इज 8%। ठीक, इतना तो हो चुका है। सर, हमें निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो कैसे करेंगे? आइए, हमने कहा वॉल्टर मॉडल में हमने 130 का प्राइस दिया हुआ है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालने के लिए हमें डी निकालना है। डी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला, जिसमें आर हमें 12% दिया हुआ है, 8 हमने के निकाल लिया है, के हमें पता ही है और प्राइस हमें पता ही है, तो डी आ जाएगा। तो अगर डी 9.2 है तो हमारा डीपीएस क्या हो जाएगा, या सॉरी डी पे आउट रेशियो 92%, क्योंकि 10 रुपए का ईपीएस था, तो पहला आंसर आ गया 92%। अच्छा, अब दूसरा, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। बोले तो सर, क्योंकि आर ज्यादा है तो एज पर वॉल्टर मॉडल ऑप्टिमम डिविडेंड क्या होना चाहिए? 0 की 100, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हमारा सर 0 डिविडेंड होना चाहिए। तो वॉल्टर मॉडल फिर से लगाएं और वहां पे डी 9.2 की जगह अब क्या होगा? 0। हम्म, सेम काम कर दो। तो डी 0, आर 0.12, के ई 0.08, ई माइनस डी क्या? 10 माइनस 0, तो 10 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई 0.08 डिवाइडेड बाई 0.08, कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 187.5। अब देखो प्राइस के अंदर फर्क, पहले 9.2 का डिविडेंड देने पर 130 का शेयर प्राइस था, और जहां आपने उसको ऑप्टिमम डिविडेंड के हिसाब से दिया तो शेयर का प्राइस कितने से बढ़ गया? 57.5 रुपीज से बढ़ चुका है, तो 187.5 हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन 3, पी रेशियो एट विच डिविडेंड पॉलिसी विल हैव नो इफेक्ट ऑन द शेयर प्राइस। तो ये बात अभी हमने समझा कि अगर आर और के बराबर हो जाएं तो डिविडेंड देने से कोई भी मार्केट प्राइस पे फर्क नहीं आएगा, है ना? शेयर प्राइस पे फर्क नहीं पड़ने पर हम क्या चाहें, हमने पढ़ा था वॉल्टर मॉडल में कि हाँ सर, अगर आर और के बराबर हो जाए, तो आर कितना है? 12%, तो के भी 12% हो जाए। तो जैसे हमने 1/पी रेशियो करके के निकाला था, उसी तरह 1/के करके तो पी रेशियो निकाल सकते हैं। तो 1/12 क्या आ रहा है? 8.33 टाइम्स। अगर पी रेशियो 8.33 टाइम्स होता है तो हमारे शेयर प्राइस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फोर्थ, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट दिस पी रेशियो। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट दिस पी रेशियो, जो पी रेशियो हमने अभी निकाला उस पर आप फिर से बता दीजिए। अरे भाई, अभी हमने ये बोला ना कि इसको निकालने के लिए हमने क्या अज्यूम किया? आर और के बराबर है, तो 0.12 और जो हमने एक्चुअल डेटा लेके चल रहे थे 9.2 वाला, उस पर निकाल लेते हैं। तो आएगा प्राइस कितना? 83.33। 83.33, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो निकाल सकता था, सोच के देखो। अगर पी रेशियो 8.33 है और ईपीएस 10 है तो मार्केट प्राइस क्या होगा? 83.33। दोनों तरीका सेम है, बट क्योंकि यहाँ पर वॉल्टर मॉडल प्रधान चल रहा है इसलिए हमें वॉल्टर मॉडल से ही दिखाना पड़ेगा। सर, ये क्यों बताया आपने? आप आंसर अपना वेरीफाई कर सकते हो इससे। ठीक, अब जो फिफ्थ रिक्वायरमेंट है उसमें डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, वो हम बाद में अभी मतलब करेंगे। ठीक है ना? अभी हमने किया नहीं है। हाँ जी, चले आगे। गॉर्डन मॉडल। अब ये गॉर्डन मॉडल तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किया था, याद आ रहा है? हम्म,
गॉर्डन मॉडल, ठीक है ना। अब देखिए, समझते हैं बात को, मैंने पहले भी समझाया है हालांकि। गॉर्डन मॉडल एसेंशियली P0 का फॉर्मूला है, ठीक है ना। हालांकि हम इसी मॉडल को यूज करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के लिए भी, ठीक है। तो हम क्या फॉर्मूला कहते हैं, कौन बताएगा? D1 या फिर D0 इंटू 1+G होल डिवाइडेड बाय KE-G, है ना। चलिए, तो यही है फॉर्मूला। अगर मैं इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिखूं, तो अब अगर मैं इसको D1 लिखता हूं, तो D1 को क्या लिख सकता हूं? E1 इंटू 1 - B। व्हाट इज B? रिटेंशन रेशियो। तो क्या ये कोई अलग बात लिखी है? प्लीज जल्दी से बताना, क्या ये कोई अलग बात लिखी है? नहीं। अच्छा, नीचे देखो BR लिखा है, तो BR को तो हम पढ़ते ही क्या है? जी। हम BR को क्या पढ़ते हैं? जी। तो फॉर्मूला क्या बना? D1 अपॉन KE-G, या फिर D0 इंटू 1+G डिवाइडेड बाई KE-G। ठीक है, चलिए सर, किसी भी मॉडल के अजम्पशंस को आपको छोड़ के नहीं जाना है, तो ये अजम्पशंस पढ़ते हैं। पहली अजम्पशन गॉर्डन मॉडल की है कि यहां पर कोई भी कंपनी में डेट नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा, IRR will remain constant because change in IRR will change the growth rate and consequently the value will be affected. Hence this assumption is necessary. तो IRR हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। IRR will always be constant. अच्छा, यहां पर KE भी कांस्टेंट है, तो जो KE है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। रिटेंशन रेशियो भी कांस्टेंट है। सब कुछ कांस्टेंट मानते हुए सिर्फ D1 के बेसिस पर हमारी P0 की वैल्यू निकलेगी। सर ये तो आपने पहले भी बताया था कि हम इस पूरे चैप्टर को ये पढ़ेंगे ऐसा मानकर कि ओनली डिविडेंड इज अफेक्टिंग द शेयर प्राइस। मार्केट प्राइस को अफेक्ट करने वाला एक ही फैक्टर है जो कि है डिविडेंड। तो इसको अलग तरीके से भी कह सकते थे, ऑल थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली डिविडेंड अफेक्ट्स द शेयर प्राइस। फिर से देखो, ग्रोथ रेट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो 4 पॉइंट किस चीज के हैं? कांस्टेंट के। IRR कांस्टेंट, KE कांस्टेंट, रिटेंशन रेशियो कांस्टेंट, तो ग्रोथ रेट भी तो कांस्टेंट हो ही जाएगा ना। IRR का मतलब R, KE का मतलब KE, रिटेंशन रेशियो का मतलब B। तो B और R जब कांस्टेंट है तो ग्रोथ रेट भी तो कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। दूसरी assumption ये है कि सर मेरा ग्रोथ कभी भी KE को सरपास नहीं करेगा, वरना ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी। सोच के देखो, अगर KE मेरा 10% है और ग्रोथ मेरा मान लो आ गया 12%, तो मैं क्या लिखूंगा? D1 अपॉन -2%। तो P0 नेगेटिव हो सकता है क्या? प्राइस जीरो तो हो सकता है, बट प्राइस कभी भी क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये कहा गई। अच्छा, ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऑफ द फर्म आर टू बी बैलेंस थ्रू फाइनेंस थ्रू रिटेन्ड अर्निंग्स ओनली, ठीक है ना। तो जितना भी हमें फाइनेंस करना है, जितना भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो सारा का सारा पैसा कहां से आएगा? रिटेन्ड अर्निंग से ही आएगा, रिटेन्ड अर्निंग से ही आएगा, ठीक है। आइए अब हम गॉर्डन के रिवाइज मॉडल पे चलते हैं, ठीक है ना। यहां पर क्या कह रहे हैं? मायरॉन गॉर्डन रिवाइज हिज डिविडेंड मॉडल एंड कंसिडर्ड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन हिज मॉडल। हालांकि ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। द बर्ड इन हैंड थ्योरी हैज टू आर्ग्यूमेंट्स। इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्स, तो रिस्क से दूर भागते हैं, और इन्वेस्टर्स पुट अ प्रीमियम ऑन अ सर्टेन रिटर्न एंड डिस्काउंट ऑन अनसर्टेन रिटर्न। मतलब अगर आपके रिटर्न की सर्टेनिटी है तो उसके लिए इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हैं। सोच के देखना कि अगर एक कंपनी जिसका रिटर्न की वेरिएबिलिटी ज्यादा आ रही है, आप उसको हमेशा सस्ते दाम में खरीदना चाहेंगे रादर देन उस कंपनी का शेयर जिसका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा ही कांस्टेंट चल रही है पिछले कई समय से। तो क्या लिखा? इन्वेस्टर्स पुट अ प्रीमियम का मतलब है पैसा ज्यादा देने को तैयार हैं, प्रीमियम पे शेयर को खरीदने को तैयार हैं अगर उसका रिटर्न की सर्टेनिटी है। वहीं अनसर्टेन रिटर्न के लिए हम उसको डिस्काउंट पे वैल्यू करते हैं, ठीक है ना। गॉर्डन आर्ग्यूज दैट व्हाट इज अवेलेबल एट प्रेजेंट इज प्रेफरेबल टू व्हाट मे बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। अब ये गॉर्डन कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं सर, ये बात तो हमने जनरल डिस्कशन में भी करी थी कि इन्वेस्टर्स को हमेशा ये चाहिए कि जो पैसा आज मिल जाए वो बेहतर। और ये तो टाइम वैल्यू भी कहता है, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी भी कहता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो यही कहता है कि आज का पैसा ज्यादा बेहतर है कल के मिलने से, तभी तो हमें उसको डिस्काउंट करना पड़ता है ना। बिकॉज ऑल इन्वेस्टर्स आर रैशनल, they want to avoid risk and uncertainty. They would prefer to pay a higher price on the shares on which current dividends are paid.
कॉन्वर्सली दे वुड डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द फर्म व्हिच पोस्टपोन्स द डिविडेंड। ठीक है ना। चलिए, अब इसीलिए इन्होंने कहा कि आज का जो डिविडेंड और शेयर प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है वो कैसे दिखाया गया गॉर्डन के फॉर्मूले से। सर ये बात वही है जो हमने अभी पढ़ी थी, दैट इज E1 into 1 minus B that is equal to D1 and D1 equals to D0 into 1 plus G। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय KE माइनस G। तो फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है ना, बस उनकी आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा फर्क आया है कि इन्वेस्टर्स रिस्क अवर्स होते हैं और सर्टेन रिटर्न के लिए ज्यादा प्रीमियम देने को भी इन्वेस्टर्स तैयार होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी इन क्वेश्चंस 0 है, बट बर्डन एंड थ्योरी अगर लिखने को आ जाए, पूछ लिया जाए, तो हम बता सकते हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर MCQ भी बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स। ठीक, चलिए, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। अब इससे ज्यादा आसान तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा कि एक शेयर है जिसको मैं 5 साल के लिए खरीदूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी हो सकती है, किसी भी इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो अगर मुझे ये पता लगाना हो कि आज इस शेयर का दाम क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं आने वाले 5 साल का डिविडेंड और 5 साल के बाद जो प्रोबेबल प्राइस मुझे मिलेगा, ठीक है ना, इन सभी को डिस्काउंट कर दूंगा और आज निकाल लूंगा इसका प्राइस। ये सुनो, यहां तक बात समझ आ रही है? सर यही तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। क्लियर? तो देखो क्या लिखा है यहां पर, लिखा है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर विल बी द सम ऑफ पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ये तो बोलते बोलते मैं थक चुका हूं पूरे फाइनेंशियल लेक्चर में। क्या होगा सम ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक सेल प्राइस। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको 5 डिविडेंड बताकर और 5 साल में एस्टिमेटेड सेल प्राइस दे देता है, तो क्या आप आज इसकी स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं? तो बहुत आसानी से। हमें क्या चाहिए होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए KE। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, KE। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? अब डिविडेंड डिस्काउंट में दो तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को देने के। एक है जीरो ग्रोथ, मतलब अगर आने वाले 5 साल के लिए डिविडेंड ग्रो कर ही नहीं रहा है, तो मैं कह सकता हूं सर डिविडेंड कभी भी ग्रो नहीं करेगा। मतलब अगर हम असम्पशन ये लेकर चल रहे हैं कि सर डिविडेंड हमेशा सेम रहता है जिंदगी भर, कंपनी की जीरो ग्रोथ पॉलिसी है, डिविडेंड कांस्टेंट रेट पे दिया चला जा रहा है, या जो फिक्स डिविडेंड पॉलिसी है कि मैं इतना ही डिविडेंड दूंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑफ सच अ कंपनी विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुटी ऑफ द डिविडेंड। परपेचुअल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म और द कंपनी शेयर। बहुत ही आसान है। अब कांस्टेंट डिविडेंड हो तो गॉर्डन मॉडल, ये तो हमने पढ़ी रखा है, D1 अपॉन KE माइनस G। और वेरिएबल ग्रोथ हो तो क्या करेंगे? तो दोस्तों वेरिएबल ग्रोथ में क्वेश्चन की लैंग्वेज पे डिपेंड करेगा। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा कहेगा कि आज से 5 साल तक जो डिविडेंड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, लेट्स से हमने कहा जी 5%, और इसके बाद 5 साल के बाद हम इस डिविडेंड को बढ़ा देंगे अगले कितने सालों के लिए, लेट्स से 3 सालों के लिए। तो 8वें साल तक ये डिविडेंड रहेगा कितना, मैंने कहा सर जी 8%, और 8% के बाद फिर से 2% और बढ़ाकर ये पूरी जिंदगी भर के लिए कांस्टेंट रहेगा 10%। तो अगर मुझे 10 सालों का डेटा के बेसिस पर P0 निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर देर आर 3 फेजेस वेरिएबिलिटी के, एक 5 साल का 5%, एक 3 साल का 8%, और एक 2 साल का 10%। हाँ जी, क्लियर है बात ये सर नो? हाँ सर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे सर, हम आने वाले D1 से लेकर D10 तक की कैलकुलेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रोथ रेट्स। तो D1 से लेकर D5 5% पे ग्रो करा, D6 से लेकर D8 तक 8% पे, और D9 से लेकर D10 तक 10% पे। फिर उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड सेल प्राइस भी होगी, दी होगी क्वेश्चन के अंदर। तो उन सभी को डिस्काउंट कर दिया और हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है ना। चलिए, अब ये जो स्टॉक स्प्लिट है, ठीक है ना, ये सिर्फ थ्योरी है। सर हम जानते हैं स्टॉक स्प्लिट को क्योंकि हम अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
कि अगर एक शेयर मेरे पास 10 रुपए का है तो मैं स्टॉक स्प्लिट में उसको क्या लिखूंगा, अब मेरे पास 5 के 2 शेयर हैं, तो अगर मेरे पास पहले 10 रुपए पेड अप के 500 शेयर थे, तो अब स्टॉक स्प्लिट करने के बाद मेरे पास कितने हो जाएंगे, 1000 शेयर। यस। तो आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ भी मुझे बताने की जरूरत है। हम एक ही शेयर के 2 हिस्से कर दे रहे हैं और अब मेरी काउंटिंग शेयर की 2 ही होगी। मान लीजिए अगर मेरे पास कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए की थी और कंपनी ने उसको स्टॉक स्प्लिट कर दिया है, ठीक है ना, तो अब मेरे पास वही एक शेयर जो पहले 10 रुपए का था, अब वही मेरे पास स्टॉक स्प्लिट के बाद 2 शेयर होंगे 5 रुपए के। तो बात तो बराबर है, चाहे एक 10 रुपए का नोट हो, चाहे 5 रुपए के 2 सिक्के हों, आपके पास हैं तो 10 ही रुपए। सिमिलरली आपके पास एक शेयर हो 10 रुपए का या फिर आपके पास 2 शेयर हो 5-5 रुपए के, तो भी बात तो बराबर ही है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, शेयर बायबैक क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया है प्लीज, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए फटाफट से। ये भी होमवर्क का ही क्वेश्चन है बट मैं समझाना चाह रहा हूँ कि करना क्या है इसमें। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी आर करेंटली ट्रेडिंग एट 10 per share with 2 lakh shares outstanding. The company anticipates that its earnings for the next year will be 5 lakh. Existing cost of equity is 15%. The company has certain investment proposals under which will cause an additional 26,089 ordinary shares to be issued if no dividend is to be paid, and additional 47,619 shares to be issued if dividend is paid. According to the hypothesis, calculate the amount of investment and dividend that is under the consideration by the company. निकाल सकते हैं ये? यस। अगर मैंने इन्वेस्टमेंट निकाल ली, सोच के देखना, अगर मैंने NP0 वाले फॉर्मूले से, जहां पर n और चेंज इन n इंटू P1 माइनस आई प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस के करके आई निकाल लिया, ठीक है, तो क्या होगा सोच के बताओ जल्दी से। सर तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे एडिशनल फंड्स कितने रिक्वायर्ड थे, एडिशनल फंड्स कितने रिक्वायर्ड थे। तो मैं इस नंबर ऑफ शेयर से अगर एडिशनल फंड्स को डिवाइड कर दूंगा तो P1 आ चुका है मेरे पास ऑलरेडी, है ना, और P1 आ जाएगा तो D1 भी तो आ ही जाएगा ना। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करना है। तो P0 दिया हुआ है, N दिया हुआ है, E दिया हुआ है, K दिया हुआ है, चेंज इन N दिया हुआ है, I पता नहीं है। ठीक, तो हमने बोला सर जहां पर डिविडेंड नहीं दे रहे हैं वहां पर P0 का फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस के। तो हमने यहाँ पर P1 निकाल लिया, और चेंज इन N का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन N का फॉर्मूला है दैट इज I, जो इन्वेस्टमेंट करना है इसमें से अर्निंग्स हटा दी और इसमें से मैंने अगर कोई डिविडेंड दिया है तो वो भी हटा दिया, ठीक है ना, दैट इज अर्निंग्स माइनस ND1, और इन दोनों का जो बैलेंस बचा वो माइनस कर दिया इसमें से, तो एडिशनल फंड्स आ जाएंगे डिवाइडेड बाय P1, ठीक है ना, ये आ जाएगा चेंज इन N। अब ये हमें पता है, ये पता है, अर्निंग्स पता है, और हमें क्या क्या पता है, और सर ND1 तो यहाँ पर 0 ही है क्योंकि हमने डिविडेंड पे ही नहीं किया है, तो आई की वैल्यू निकल जाएगी, आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, 8 लाख, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली सर हम जानते हैं कि सर आई अगर 8 लाख आ चुका है तो ये दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है, आई अगर आ चुका है तो दोनों ही केसेस में सेम रहने वाला है जब मैं डिविडेंड पे करूंगा या नहीं करूंगा। तो 8 लाख बटा 47,619 विल बी माई P1, इन विच केस जहां पर मैं डिविडेंड दे रहा हूं, तो इसी तरह से पूरा क्वेश्चन होता हुआ दिख जाएगा आपको, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू डू इट इन द होमवर्क, ठीक है ना। ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैंने मेजॉरिटी समझा दिया आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है ना। विद दिस हमारा जो डिविडेंड का चैप्टर है वो खत्म हो चुका है।